देखिए जैसे ये हॉरोस्कोप है, बहुत सिंपल है। हॉरोस्कोप तो सब ये देखते ही हैं, सब ने देखी हुई है। अब इसमें बहुत सारी जानकारियां छुपी हुई हैं, बहुत सारी जानकारियां छुपी हुई हैं। जैसे कि मैं एक दो जानकारियां बताता हूँ। ये तो आपको मालूम ही है कि जी यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है तो ये अर्ली मॉर्निंग का बर्थ होगा, ये तो सब एकदम बता ही सकते हैं। अब ये सूर्य शनि के पास है तो ये शनि जो है डायरेक्ट होगा। अगर जैसे ये गुरु दूर है सूर्य से, तो ये वक्री होगा। जो ग्रह सूर्य के पास होता है वो आउटर प्लैनेट्स में खास तौर से वो मार्गी होते हैं, और जो दूर होते हैं वो वक्री होते हैं। और वक्री होते हैं तो ये पृथ्वी के पास आ जाते हैं। पृथ्वी के पास आने पर, चाहे बुध और शुक्र का हमें यहाँ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये मालूम पड़ता है कि ये काफी इनसे भी मालूम देख के कर सकते हैं कि जब भी ये वक्री होंगे तो ये पृथ्वी के पास होंगे। फिर सूर्य केतु के पास है। सूर्य और केतु में अगर डिफरेंस देखें तो ये 19 डिग्री है, ये 27 डिग्री है। अभी थोड़े दिन बाद, 12 दिन बाद ये राहु केतु बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। ये सूर्य जो है केतु के पास पहुंच जाएगा। हाँ, और 5-7 दिन में, 7-8 दिन में ये चंद्रमा भी जो है राहु के ऊपर पहुंच जाएगा। तो यानी कि हम चंद्रमा राहु के ऊपर आ जाएगा, सूर्य जो है केतु के पास आ जाएगा, 5-7 दिन में और ज्यादा आ जाएगा पास। तो ये ग्रहण योग बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कौन सा, ये सूर्य चंद्रमा अपोजिट होंगे, तो यानी कि पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा को कौन सा होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो ये चंद्र ग्रहण जो है इसमें 7-8 दिन बाद ही चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो ये हम इससे पत्री से ही समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा यहाँ पर है। चंद्रमा जब चौथे में होता है तो वह एक हाई टाइड का टाइम होता है। चौथे में हो, दशम में हो, तो ये हाई टाइड होती है। जब यहाँ पे चंद्रमा हो तो ये लो टाइड होती है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जब भी जिसका चंद्रमा इधर होगा वो थोड़ा सा हाई एंजाइटी वगैरह ज्यादा रखता होगा। मतलब नेचर भी तो वैसी होगी, पृथ्वी की नेचर हो सकती है जब कि वो उसमें टाइड्स हाई हो गई, तो आदमी में क्यों नहीं हो सकती? आदमी में भी वही संरचना है। तो आदमी में भी उसकी नेचर जो होगी, जिसका चौथे में दशम में चंद्रमा होगा वो थोड़ा हाई एटीट्यूड वाला होगा। उसको जो है वो जल्दी गुस्सा खा जाता होगा, या जल्दी एक्साइट हो जाता होगा। इस तरह की नेचर होगी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अरे जरा इसको बाहर निकालो। तो फिर हमें मतलब इस खाली इस पत्री को देख के ही इतनी बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। फिर और अगर हम देखना चाहें कि हमारे ये जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ग्रह जो है एक इस तरफ को है, राहु अपोजिट है ही है, लेकिन जुपिटर मंगल इधर राहु की तरफ आ रहे हैं और ये सब इधर की तरफ है। तो ये जो टाइम है जब ये सूर्य चंद्र सारे ग्रह जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये एक टाइम ऐसा हो जाता है जबकि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स आते हैं तो ये भी एक इससे पता चलता है। जिसमें अभी जैसे जनवरी के महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करिएगा। अभी मैं देख अभी अभी का टाइम देखिए, ये इस समय जो है ना, ये पोजीशन है, ग्रह पोजीशन जो है इस समय की ये है आज की। और अभी अगले महीने में ये सारे ग्रह यहाँ पे आने वाले हैं, सारे मकर में आ जाएंगे इधर से। सारे इकट्ठे हो जाने वाले हैं ग्रह। जब सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या है कि सारा की सारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक तरफ को हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरफ होने से पृथ्वी पर मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये अर्थक्वेक का कारण बन जाता है। ये सर बहुत ये बड़ा बृहद संहिता में भी लिखा है है। कि हाँ एको राशि, बृहद संहिता में भी ये लिखा है कि अगर एको राशि यदा यान्ति चत्वारि पंचवः प्लावयन्ति महम कृष्णा रुद्रेण जलेनवा, हाँ कि अगर 5 ग्रह से ज्यादा हो रहे हैं तो हाउस को बैलेंस कर देंगे या पृथ्वी को इम्बैलेंस तो करेंगे। हाँ
लेकिन अर्थक्वेक की हमें जाननी, ये तो श्योर है कि ऐसे पकड़ लेंगे, लेकिन हमें जाननी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और कोऑर्डिनेट क्या होंगे। नहीं नहीं, देखिए वो और उससे भी वो भी और डिटेल में जान सकते हैं थोड़ा बहुत, कि देखिए अर्थक्वेक जो आते हैं नॉर्मली कैसे आते हैं, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, पूरी पृथ्वी एक तरफ से खींच रही है, सारे ग्रह जो है एक तरफ से खींच रहे हैं पृथ्वी को, और चंद्रमा फिर वहां से निकल के दूसरी तरफ हो जाए। मतलब जैसे जैसे आप इस उंगली को किसी चीज को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, आप इसको घुमाते जाइए, यूं 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 ऊपर नीचे करते जाइए, वो टूट जाएगी। तो ऐसे ही पृथ्वी की लेयर भी तोड़ने के लिए क्या है कि आप एक पहले सारे ग्रह इकट्ठे कर दीजिए, फिर उसमें से चंद्रमा 15 दिन के अंदर ही निकल के बाहर आ जाता है। तो जैसे ही वो अपोजिट फोर्स लगता है उसका, तो वो क्रैक हो जाता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि सूर्य से जब भी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, पूर्णिमा के तुरंत बाद पहले तिथि में दूसरी तिथि में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ये हमने स्टैटिस्टिक्स निकाली थी, और मतलब मैक्सिमम जो भूकंप ये आते हैं स्टेटिस्टिक्स मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, हैं। क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, यही सेम स्टेटिस्टिक्स मैं भी, आप जानती हैं, मैं भी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। और दूसरा इसमें जो है एक अष्टमी के करीब आते हैं। अष्टमी को जो है, जब अगर डंबल शेप में जब स्ट्रेस आ जाता है, जबकि एक तरफ ग्रह, आधे ग्रह इधर आ गए, आधे ग्रह इधर आ गए, और चंद्रमा फिर बीच में से पास होता है, तब भी वो एक जो है डंबल शेप में, मतलब ग्रह हो गए सारे, तब वो एक कारण बनता है उसका। और इसके अंदर भी हम फोर्सेस को इकट्ठा वो देख सकते हैं कि कौन सा फोर्स कितना कर रहा है। मतलब इसकी अब गणना को थोड़ा सूक्ष्मता में जाएं, जो आज के चैप्टर से बाहर है, तो हम उसमें ये काफी हद तक निकाल सकते हैं कि ये कब समय आ रहा है अर्थक्वेक का। उन दिनों में अर्थक्वेक्स ज्यादा और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं थोड़े। ये कहें कि हम अभी एग्जैक्टली हम इतने से ये निकाल के बता देंगे कि इस पॉइंट पे आएगा, ये होगा, वो होगा, वो बेकार, उतना उतना नहीं है अभी, उतने सक्षम हम नहीं है। लेकिन फिर भी कम से कम ये तो मालूम पड़ता है कि ये महीना जो है ना, ये अर्थक्वेक का महीना है। इस साल के अंदर ये वाला महीना जो है अर्थक्वेक्स का महीना है। और इन 5 सालों बाद ये वाला जो समय आएगा, क्योंकि जब सारे के सारे ग्रह एक धुरी में होंगे, तो वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे। तो ऐसा मालूम पड़ जाता है। दूसरी बात, राहु केतु की धुरी से चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पर है, या सूर्य की, ये सारे ग्रह कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो बताता है कि कौन से लैटिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पर वो होगा, अर्थक्वेक आएगा। तो इन चीजों से हम बहुत सारी मतलब बातें बता सकते हैं, बहुत सारी बातें। इस पॉइंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, लैटिट्यूड बेसिकली जैसे ये लॉन्गिट्यूड। मान लो यही पॉइंट है अर्थक्वेक का, तो ये क्या है कि केतु यहाँ है, राहु यहाँ है, और इससे जो है राहु से ऊपर निकल के ये यहाँ पर केतु के पास जा रहा है। जब ये इधर से यूं जा रहा है, ऊपर से यूं चंद्रमा क्रॉस कर रहा है, ऊपर से नीचे को, इधर को जा रहा है ना, नीचे की तरफ, हाँ हाँ तो ये हाँ, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है। इसमें जो अर्थक्वेक आएगा नॉर्दर्न लैटिट्यूड में आएगा। और जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, जब चंद्रमा इधर होगा, तो सदर्न लैटिट्यूड में होगा। और राहु केतु के ऊपर होगा, उस समय होगा अगर अर्थक्वेक, तो फिर वो इक्वेटर के पास होगा। तो चंद्रमा की पोजीशन वर्सेस केतु, राहु केतु की सर चंद्रमा की किस राशि से किस राशि तक राशि से मतलब पोजीशन नहीं है, राशि डिपेंड। से मतलब नहीं है, वो कितना ऊपर है कितना नीचे है, उससे पता चलता है कि ये सर कितना। मुझे ये ऊपर नीचे नहीं समझ में आया, मैं राहु लैटिट्यूड राहु से कैलकुलेट ऊपर करना। आता है ना, राहु से क्रॉस करता है जब चंद्रमा ऊपर हो जाता है ना, हाँ और फिर वो केतु पे नीचे चला जाता है, केतु से नीचे की तरफ चला जाता है, फिर राहु पर आता है, फिर ऊपर आ जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन को काटता है ना ये चंद्रमा, हाँ हाँ हाँ, इक्वेटोरियल प्लेन को काटकर चंद्रमा ऊपर आ जाता है राहु पर, राहु को जब क्रॉस करता है, और फिर जब ठीक है। केतु को क्रॉस जब करता है वो राहु नीचे को, चला। एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे धीरे चलने की रिक्वेस्ट है बस, कि जब ये राहु के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है और केतु तक जा रहा है, तो ये सदर्न लैटिट्यूड्स होंगे या नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स नदन होंगे। नदन लैटिट्यूड, नदन। नदर्न, अच्छा, तब ये नदर्न लैटिट्यूड होंगे। हाँ हाँ, और जब ये केतु के एकदम ऊपर होगा तो ये इक्वेटोरियल जोन होगा, इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल। जब केतु से आगे निकलता चला गया तो ये जो है सादर्न सदर्न लैटिट्यूड होंगे। लैटिट्यूड। हाँ, बाकी लेकिन मैं जानता, लॉन्गिट्यूड थैंक यू। बताना अभी पॉसिबल नहीं है। लॉन्गिट्यूड बताना कि किस लॉन्गिट्यूड पे होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, मेरे को अभी नहीं मालूम है।
तो खैर जो जितना मालूम है उतना समझ, मतलब इससे हम काफी चीजें निकाल सकते हैं इस जन्म पत्री से, ठीक है। और जो नेचर यहाँ पे पृथ्वी पर आती है वही नेचर आदमी में भी आ जाती है। अगर ये अर्थक्वेक वाला टाइम आ जाता है तो उसमें आदमी भी जो है ना वो ऐसे ही होता है, जब पैदा होता है ना तो आदमी भी बड़ा उखाड़ू बचाड़ू होता है। और सर इसी अगर और इसी तरह से जब चंद्रमा जो है, मान लीजिए जब ये इक्लिप्स का टाइम आता है उस समय अगर बाय द वे बर्थ हो जाए तो वो जैसे चंद्रमा एकदम इक्लिप्स में दब जाता है, इसी प्रकार से आदमी का मन भी जो है या मानसिकता भी दबी हुई होती है उसकी, तो वो भी उतना अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाता और वो हो सकता है कि मेंटली इम्बैलेंस्ड हो। सर ये जो आपने बताया ये जन्म के टाइम पे बताया कि जब जातक का जन्म उस दिन हुआ। हाँ। लेकिन जैसे आज का ये प्रचांग है, आज की ये दशा है, तो ये आज के मानव के ऊपर भी असर करती है। हमारे जो हम एग्जिस्ट करते हैं उनके ऊपर भी असर करती है ये तो अब असर तो करती है ही, ये तो है ही, कर ही रही है। लेकिन अभी हमें तो उतना नहीं करेगी, क्योंकि हमारे लिए तो करेगी, क्षणिक करेगी, या हमारे लिए 2-4 दिन के लिए करेगी, उसके बाद तो फिर इसका चेंज हो जाएगा स्टेटस। लेकिन जिसका बर्थ इसमें हुआ होगा उसको तो लाइफ लॉन्ग करेगी। अगर सर हम इसके हिसाब से चलें तो 72 आवर्स में कहीं ना कहीं एक जॉल्ट तो देना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नहीं, ऐसे कैसे आ गया 72 आवर्स में, कैसे आ जाएगा सर? मून इसके ऊपर फिर ट्रांजिट करेगा ना केतु के ऊपर, अभी 22 डिग्री का मून है। हाँ। तो एक दिन में ये जब इसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा होगा 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में टिप पॉइंट में, चूंकि ये एकदम ऊपर पहुंच चुका है केतु के, तो भी समय चल रहा है अभी, मैं बस ये कहना चाहूंगा इस समय में, क्योंकि ये सारे ग्रह इधर जुपिटर सैटर्न की तरफ आ रहे हैं, तो जनवरी का जो महीना है काफी अर्थक्वेक प्रोन है। आप देखिएगा कि अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आएंगे। सर वो तो मैं देख ही रहा हूँ, और आप तो जानते हैं कि मैं इसी के लिए आपकी क्लास ज्वाइन किया हूँ। आदमी के बारे में तो मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। खैर मैं अभी तो हम तो यहाँ पर आदमियों की पत्री देखने के लिए आए हैं। ठीक है, थैंक यू। आप पत्री एक एक की बता दीजिए। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि आदमियों की पत्री नहीं देखेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा किसी को। सर जिस जातक की कुंडली में होंगे, क्या उसकी लाइफ में भी अर्थक्वेक्स आएंगे ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सर। मतलब हमें कोई ये कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। अभी ये देखिए, और आगे मैं जरा सा चलाना चाहूंगा कि अगले महीने में जैसे ये ना थोड़े ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, अभी देखिए एक महीने के अंदर यदि इस टाइम कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी ये कुंडली है सीधी। हाँ। यदि कोई आज इस टाइम कोई जन्म ले रहा है बच्चा, तो उसकी ये कुंडली सीधी इसकी कुंडली है ये बस। हाँ। अभी देखिए ये सारे ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं, ये सारे की सारे ग्रह अगले एक महीने में, ये 12 जनवरी का टाइम आ रहा है ना, सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए। और 15 दिन बाद फिर ये चंद्रमा अपोजिट आ जाएगा। तो ये जो टाइम आएगा ना 26 जनवरी या 28, ये वाली तारीख 28-29 तारीख में सूर्य से अपोजिट आ गया ना चंद्रमा, ये जो टाइम आएगा यहाँ पे देखिए सन भी, गुरु भी, शनि भी, बुध भी, वीनस, सारे ग्रह इकट्ठे हैं, मंगल को छोड़कर। मंगल ही अलग है, राहु केतु यहाँ पर है। और ये जब ये वाली पोजीशन है, राहु से ये ऊपर से ये जा रहा है ऊपर, ये ऊपर आ गया है चंद्रमा, तो यानी कि नदर्न लैटिट्यूड में ये जो पोजीशन बनाएगी जनवरी एंड में, बहुत सारे मतलब आपको भूकंप देखने को मिलेंगे नदर्न लैटिट्यूड में, क्योंकि चंद्रमा ये ऊपर आ गया राहु से और शनि सूर्य से अपोजिट हो गया। तो आप देख लीजिएगा अब अगले महीने क्या होता है। इस तरह से हम बहुत सारी बातें देखेंगे भी, आपको मेल भी करेंगे कुछ लैटिट्यूड्स हैं, कुछ जियो कोऑर्डिनेट में आपको मेल भी करूंगा। चलो ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अच्छा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड किस पार्ट में हुआ सर? हो रही है नॉर्दर्न लैटिट्यूड मतलब इंडिया, और इंडिया से ऊपर ये जैसे कश्मीर और ये हिमालय पहाड़ पर्वत, इनमें जी सर आशंका रहेगी। सर एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे अनम्यूट हैं जिसके कारण डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में।
अच्छा। अगर आप प्लीज म्यूट कर दें, क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से टाइम दे दें। हाँ चलिए, क्वेश्चन आंसर का कोई अलग से टाइम नहीं होगा, कोई अलग से टाइम कोई नहीं बात होता नहीं, क्वेश्चन अब जरा आंसर मेरे को नहीं अपने सर, टॉपिक। एकदम हाँ, मैं वो ठीक है, आपके इस बिल्कुल डिस्कशन के लिए मैं पिछले 2 महीने से क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक मैडम है, कह रही है कि मैडम नहीं कह रही नहीं, है कि अच्छा मैं वो कोई बात डिस्कशन नहीं, में उन्हें करूंगा, अंत में करूंगा। देखिए बीच में नहीं, आपके लिए yes, नहीं बोल रही, लेकिन जो बीच बीच में बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो रही है आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन आंसर चलिए, का अच्छा, मुझे भी फायदा होता है। मैडम मैं ये बता देखिए दे रहा बहुत हूँ, ज्यादा सवाल अर्थक्वेक पे क्वेश्चन, तो मैं बात करूंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अर्थक्वेक में आंसर पूछूंगा, होने मैंने इसीलिए ये क्लास ज्वाइन की है। हाँ। मैंने ना तो किसी का करण जी, भविष्य जानना है ना आपसे कुछ, कोई मैं अर्थक्वेक सत्यनारायण पढ़ूंगा। शास्त्री जी प्लीज साइलेंट। आपसे कोई तकलीफ नहीं है जो दूसरी। सीमा जी चुप हो जाइए, कोई इतना इतना ज्यादा बोलेंगे तो क्लास नहीं चलेगी ऐसे। अच्छा मुझे भी तो अपना कुछ बोलने दीजिए ना बीच में। अब ये तो मैं इट वाज जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इम्पोर्टेंस क्या है एस्ट्रोनॉमी। मैं आपको इसमें से कुछ सिखाना नहीं चाह रहा हूँ। ये जो आज अभी लिया है मैंने बताया है, ये तो दिस इज जस्ट बाय द वे कि एस्ट्रोनॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है, और एस्ट्रोनॉमी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और एस्ट्रोनॉमी सीधा सीधा मतलब जो यहाँ पे इम्पैक्ट अर्थ पे होता है वो इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे भी होता है। तो इसीलिए हमें ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में नहीं जाना चाहिए। अब जो हम प्रिडिक्शन करने में हम नॉर्मली दशा को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, बहुत ज्यादा दशा के बारे में बृहद पराशर ओरा शास्त्र में पूरा भरी हुई है, बृहद पराशर उसी से भरी हुई है, लघु पराशरी उसी पर है। तो उसमें इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम दशा को यूज करें कि गोचर को यूज करें। और इसीलिए मैं आज की क्लास ये है, इंपॉर्टेंस है इसकी, कि मैं बताना चाहता हूँ कि गोचर जो है वो सीधा सीधा एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है। क्योंकि जो गोचर दिखाई दे रहे हैं, ये प्लैनेट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, हमारी पृथ्वी अंदर है और इसके ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दशा जो है उसका कोई हमारे पास उसका एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट नहीं है कि गुरु की दशा जो है 16 साल की क्यों होती है, शनि की दशा इतने साल की क्यों होती है। तो हमें एक तो ये नहीं मालूम, दूसरी बात कि गुरु के बाद शनि क्यों आता है, शनि के बाद बुध क्यों आता है, ये नहीं मालूम। फिर हमारे को ये नहीं मालूम कि गुरु में गुरु पहले क्यों आता है, गुरु में शुक्र क्यों नहीं हो सकता पहले, अंतरदशा का क्रम ऐसा क्यों बना रहता है, फिर हर एक प्रत्यंतर में भी सूक्ष्म में भी ऐसे बना रहेगा। तो यानी कि हमें इस तरह से क्या जो ग्रह है वो इतने बंधे हुए हैं आपस में इस तरह से कि वो हर समय बंधे रहते हैं कि वो हमें फल उसी तरह से देंगे जिस तरह से वो हम दिखाते हैं उन्हें, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो ग्रह जिस तरह से चल रहे हैं अगर हम उनको ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रेडिक्शन सही आएंगे। इसीलिए दशा का जो सिस्टम है उसको और एक और आप अभी देखिएगा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि आप दशा से आप ये बता सकें कि ये इसकी खराब दशा होगी या अच्छी दशा होगी, इम्पॉसिबल है। ये समय उसका अच्छा होगा या खराब होगा, इम्पॉसिबल। और लेकिन गोचर से आप बड़े सटीकता से बता सकते हैं कि ये इस जातक का समय अच्छा होगा, ये समय खराब होगा। तो हमें जो चीज सटीकता से बताती है मेनली, देखिए आज जो मेडिकल साइंस है वो इतने सब लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और ये सब ये जैसे आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जी अब टीका आएगा और हम सब वैक्सीनेशन कराएंगे तो हम सब ठीक हो जाएंगे। कितना हमें उसके ध्यान भरोसा है, भरोसा किस लिए है क्योंकि उसमें सटीकता है। और अगर हमें सटीकता नहीं होती उसमें तो उसमें भी कोई ध्यान नहीं करता उसकी तरफ। तो सटीकता होना सबसे बड़ा खेल है। और जिस हमारे पास ज्योतिष में क्योंकि हर एक फॉर्मूले में सटीकता नहीं है, इसी कारण से आज तक हम अब लड़ते रहते हैं कि जी ज्योतिष सही है, ज्योतिष सही है, ज्योतिष सही है। अरे ज्योतिष सही है तो हमें उसे कहने की जरूरत ना है। कोई डॉक्टर कहता है क्या कि डॉक्टर की हमारी मेडिकल साइंस सही है, आप इसे विश्वास करो और इसे ये लो, कोई सुनो हमारी, ऐसा कोई कहता है क्या? तो ये तो साइंस सही होगी तो सब लोग मानेंगे अपने आप। अब उसमें साइंस में सही क्या है, जो चीज सही है उसको अगर हम फॉलो कर लें तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, सिर्फ इतनी सी बात है। और इसमें हमें ये रिसर्च से ही जानना पड़ेगा कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं है। अब आप हर एक आदमी तो रिसर्च नहीं कर सकता ना, और हर एक आदमी तो इतना इतना वो नहीं है ना कि वो जैसे हर एक आदमी ने तो वैक्सीन नहीं तैयार कर ली ना, हर डॉक्टर ने तो तैयार तो एक किसी कंपनी ने करी ना। तो इसी प्रकार से जो फॉर्मूले तैयार होते हैं वो कोई फॉर्मूला एक इंडिविजुअल आदमी नहीं तैयार कर सकता, उसके लिए तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए।
तो जो भी हमने किया है हम उसको बताना चाहते हैं आपको कि ये जो तरीका है, ये जो ट्रांजिट का तरीका है, ये सटीक बैठता है। और इसको मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा, और अगर ये आपको सही लगे तो फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे। इसमें मेरे को कहीं कोई अविश्वास वाली बात नहीं है, और इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि जी मैंने कोई नया फॉर्मूला निकाल दिया है। सब फॉर्मूले किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन किताबों में इतने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है। उसको अप्लाई करना है, हर एक फॉर्मूले को अप्लाई करो। अब हर एक को अप्लाई करके चेक करना बड़ा काम हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गोचर है, ये सभी ग्रहों के गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें फॉलो करना है। ये हमारे बिल्कुल प्रैक्टिकली ये जो गोचर चल रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं हमारे को चलते हुए गोचर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ग्रह चल रहे हैं, यहाँ पर ये ग्रह चल रहे हैं और इसमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। और ये जन्म के हमारे ग्रह हैं। जन्म के ग्रह जो है वो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स बन जाते हैं। ये जो जब भी कोई ग्रह इन सेंसिटिव पॉइंट्स के एक पर्टिकुलर एंगल पे क्रॉस करता है तो वो हमारे को एक पर्टिकुलर टाइप के रिजल्ट्स देता है, दैट्स ऑल। तो हमें वो समझना है कि ये कौन सा ग्रह कहाँ पर हमारे बैठे हैं, कौन से हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, और ये जो ग्रह चल रहे हैं ये कहाँ पर चल रहे हैं इस समय। तो ये इनका जो फल है वो फल हमें मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। अब इसमें क्या है, देखिए कि जब ये गोचर करते हैं ग्रह तो जिस घर पे होता है उस घर का फल देता है, अच्छा या बुरा जिस घर में भी होता है। हाँ। तो वो अपनी अंतरदशा में ही तो, अपनी दशा में ही तो देता है। नहीं, दशा से कोई लेना देना नहीं है। दशा अलग चीज है, गोचर अलग चीज है। दशा की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग आएगी, गोचर की कैलकुलेशन अलग आएगी। अच्छा बुरा रिजल्ट वो देता है, और दशा तो जो है ना अपने उस जैसे उल्टा कर दीजिए इस बात को कि गोचर जो है वो तो फल दे रहा है। मान लो अच्छा गोचर है तो अच्छे फल दे रहा है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो दशा भी जो है ना अच्छे फल देने लग जाएगी आपको। अच्छा। और अगर गोचर खराब है तो खराब फल आ रहे हैं, तो दशा भी खराब फल देने लगेगी। अच्छा। तो ये उल्टा, उसको उल्टा मत कीजिए कि दशा अच्छी है तो आपको गोचर भी अच्छे फल देगा, ऐसे मत कहिए। आप ये कहिए कि गोचर अच्छा है तो दशा भी अच्छे फल देगी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिलायबल इज गोचर। और गोचर से आपको जानना है कि अच्छा है कि बुरा है। दशा से ये जान लीजिए कि ये क्या फल देगा, क्योंकि जहां पे दशा लॉर्ड बैठा होगा, जहां दशा लॉर्ड बैठा होगा, वहां के वो फल मिलेंगे अच्छे या बुरे, डिपेंडिंग ऑन दी ट्रांजिट। ठीक है जी तो सर, थैंक यू। सर यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि जो ट्रांजिट जो है वो चंद्रमा से देखना हमें या फिर लग्न से देखना है, क्योंकि कई बार आप लग्न का भी यूज कर रहे हैं चंद्रमा का। अभी मैं वही सिखाने जा रहा हूँ आपको। ओके। वेट कीजिए। तो अब ये तो आपको मतलब एक तो ये होगा कि इंपॉर्टेंस की, ट्रांजिट की इंपॉर्टेंस है, ट्रांजिट हैज टू बी टेकन एज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात जो है कि हमें कौन कौन से ट्रांजिट लेने हैं, क्या हम सारे 9 की 9 ग्रहों के ट्रांजिट लें क्या? तो इसमें ये कहने की बात है कि देखिए राहु केतु तो है नोड्स, वो कोई ग्रह तो है नहीं, वो कोई डायरेक्टली ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हो या रिपेल कर रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन हाँ उसकी भी इंपॉर्टेंस जरूर है। इंपॉर्टेंस किस लिए है? क्योंकि उसी की वजह से ही तो हमारे ये ग्रहण पड़ रहे हैं, राहु केतु की वजह से ही। जैसे अभी बताया कि राहु केतु की वजह से ही हमारे वो पता चलता है कि लैटिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड पे अर्थक्वेक आएगा। तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली हमारे, क्योंकि चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो सारा राहु केतु से कंट्रोल्ड है। और चंद्रमा जो है क्योंकि पृथ्वी के इतने पास है, इसीलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी पर बहुत असर करता है। और ये भी मालूम है आपको, पत्री में चंद्रमा की अपनी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल अलग इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए राहु केतु की इंपॉर्टेंस उस चंद्रमा के कारण राहु केतु की इंपॉर्टेंस है। और गुरु और शनि तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बड़े प्लेनेट हैं और वो काफी समय में जाके चक्कर लगाते हैं, तो इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। बाकी जो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल हैं, ये फास्ट प्लैनेट्स हैं। चंद्रमा भी खुद फास्ट प्लैनेट है, तो चंद्रमा का गोचर हम नहीं लेते। इसलिए चंद्रमा का गोचर, बुध का गोचर, सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर और मंगल का गोचर, ये जो गोचर है इनके गोचर हमें क्योंकि
थ्योरी क्या है, ज्योतिष में थ्योरी ये है कि जो ग्रह जहां जिस राशि में है या जिस हाउस में है, हमारी पत्री के लिए हाउस और राशि फिक्स हो गए ना, कि भाई जैसे इस राशि इस पत्री में लगन में मकर राशि है, तो फिक्स हो गया ना इस लगन इस हमारे लिए कि ये मकर में मकर राशि है, तो 12वें घर में धनु राशि है, 11वें घर में वृश्चिक राशि है। तो जब भी सूर्य यहाँ से क्रॉस करेगा तो वो सूर्य जो क्रॉस करेगा तो वृश्चिक राशि से ही क्रॉस करेगा, जब भी यहाँ 11वें घर में क्रॉस करेगा तो उसके जो फल होंगे वो एक जैसे उसी प्रकार से होंगे, 11वें घर के होंगे और वृश्चिक राशि के फल होंगे। तो अब ये जो है हर पत्री के लिए एक तरह के ही रिजल्ट मिलने वाले हैं एक पर्टिकुलर राशि में या एक पर्टिकुलर हाउस में। तो वो लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं, सूर्य बुध शुक्र के हर महीने बदल जाते हैं, तो हमें साल में वो पूरे की पूरे 12 की 12 रिजल्ट मिल जाते हैं। फिर अगले साल फिर दोबारा उसी तरह से चाहिए आने चाहिए रिजल्ट। अगर वो सब उसी तरह से आते रहेंगे तो हमें उसमें वेरिएशन कैसे मालूम पड़ेगा? अब वेरिएशन जो होता है वो गुरु और शनि की वजह से होता है, या यूं कह लीजिए कि मेजर प्लैनेट्स जो हैं गुरु और शनि, ये ही हमारी लाइफ को ऊपर नीचे की तरफ ले जाते हैं। और उसके अंदर जो छोटे छोटे वेरिएशन है वो सूर्य बुध वगैरह की वजह से मिलते हैं। तो हमें पहले तो जो पढ़ना है, स्टडी करना है, वो मेन प्लैनेट के ऊपर करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बात को बिल्कुल मत मानिए लीजिएगा कि सूर्य बुध की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंस है। अगर जब हम एक बार हमने निकाल दिया, अगर कोई आदमी सवाल पूछता है आपसे आके इमीडिएटली कि मेरा ट्रांसफर अभी होने वाला है अगले 6 महीने में, तो कब होगा, तो हम उसके लिए फिर गुरु को थोड़ी देखेंगे या शनि को थोड़ी देखेंगे, हमें तो फिर उसमें सूर्य बुध शुक्र इन्हीं ग्रहों को देखना पड़ेगा कि ये ग्रह कहाँ चल रहे हैं, कि अगले 2 4 6 महीने में साल भर में अगर कुछ काम होने वाला है तो उसके लिए, या अभी हमारी शादी तय हो गई है, अभी कौन से महीने में शादी होगी, तो वो जो है, या बच्चा कब होगा, तो उसके लिए तो हमें ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स पर ही ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हमें साल तय करना है तो हमारे को गुरु और शनि की ही आवश्यकता है। तो मेजर प्लैनेट्स जो है, और फिर वो गुरु शनि के जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं या इतने स्पेसिफिक होते हैं कि उनका सालों साल तक असर रहता है, और इसीलिए वो हमें याद भी रहते हैं। तो इसीलिए गुरु शनि की इंपॉर्टेंस है। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कि अगर हम ट्रांसफर ही देख रहे हो तो नेटल मून से कौन सा ट्रांजिट सन का या मार्स का किसका पहले मुझे एक बार ट्रांजिट को कवर करने दीजिए, मैं इन सब चीजों के जवाब एग्जांपल्स में दूंगा, पहले मेरे को आप सुन लें थोड़ी देर, ठीक? हाँ, क्योंकि ये सवाल जवाब अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ अभी बताने, बीच में एक सीक्वेंस में अपने आप फॉलो करेगा ये सारा कि इनको कब देखना चाहिए। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो खास तौर से जुपिटर और शनि में भी देखा जाए तो शनि तो जो है हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को कवर कर रहा है, यूं समझ लीजिए, और गुरु हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को कवर कर रहा है। जैसे कि अगर हमारे को देखना हो कि हमारा घर कब आएगा, हमारे को शादी कब होगी, मेरा जॉब कब लगेगी, मेरे को बच्चे कब होंगे, या कोई इस तरह की चीजें सब देखनी है, तो हमें वाहन कब खरीदेंगे, तो वो उसके लिए हमें गुरु का गोचर इम्पोर्टेंस रहेगा, और उससे हम जानेंगे कि ये कब कौन से साल में हो सकता है। और शनि से जानेंगे कि हमें ये हमारा समय अब अच्छा है, अब खराब है, अब किस चीज के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए अच्छा है या फाइनेंस के लिए खराब है, या हेल्थ के लिए खराब है, या कोई और लोन वोन के लिए खराब है, या कोई कोर्ट केसेस में खराब है। तो ये इस तरह से हम शनि जो बताएगा हमारी क्या क्या नेगेटिविटीज चल सकती हैं इस समय में, वो शनि बताएगा। गुरु हमारे को इवेंट्स बताएगा, पॉजिटिव इवेंट्स देगा, और दोनों मिला के मतलब हमें मिक्स करना रिजल्ट को आना चाहिए। और सिर्फ इन 2 ग्रहों पर हम ध्यान दें, 2 ग्रहों के गोचर पर, तो बाकी ग्रहों के गोचर पे हम ध्यान बाद में देंगे उन पर भी ध्यान, वो नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, वो जब देंगे ध्यान जब हमें उसका कैलकुलेशन महीने के लेवल पे जाना हो। अदरवाइज तो हमारे को गुरु और शनि से काम चल जाएगा। और चंद्रमा के गोचर को तो हम कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि रोज का कौन देखेगा,
कि आज हो रहा है या कल हो रहा है। अगर ऐसा कोई सवाल हो कि अभी हफ्ते भर में काम होना है तो हफ्ते भर में कौन से दिन में होगा, तो वो उस चीज के लिए हम चंद्रमा को देख सकते हैं, या प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है। लेकिन हम मेन जन्म कुंडली में अगर गोचर देख रहे हैं तो चंद्रमा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन नेटल चंद्रमा की इंपॉर्टेंस उसमें सबसे ज्यादा आ जाती है। हमें जो गोचर देखना है वो हमें एक तो लगन से देखना है और एक हमें चंद्रमा से देखना है। दो जगह से देखना है कि ये चंद्रमा से कहाँ आ गया और ये लगन से कहाँ आ गया। उन दोनों से कंबाइन करके हमें रिजल्ट्स को कंबाइन करना है, और इसमें लगभग 50-50 मान लो, लेकिन वैसे चंद्रमा से 60% मान लो और लगन से 40% रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा लगन से कम है, चंद्रमा से ज्यादा है। चंद्रमा गोचर के लिए चंद्रमा इज मोस्ट इफेक्टिव, वही हमें मेनली बताएगा कि हमारा क्या है। लेकिन चंद्रमा से ग्रह अगर पॉजिटिव पोजीशन में तो पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, शनि अगर पॉजिटिव पोजीशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, नेगेटिव पोजीशन में नेगेटिव देगा। और लगन से ये इंडिकेशन मिलेगी कि किस चीज में नेगेटिव है, किस चीज में पॉजिटिव है। मान लो कि चंद्रमा जैसे अभी पत्री में है कि चंद्रमा से चौथे घर में शनि इस यहाँ बैठा तो कहीं पर भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि आज की डेट में चंद्रमा से शनि कहाँ पर है। चंद्रमा यहाँ पर है तो शनि मान लो यहाँ पर चल रहा हो आज, तो शनि जो है चौथे घर के फल देगा। तो अभी तो चंद्र 7वें घर में चंद्रमा शनि जो है पॉजिटिव माना जाता है, तो 7वें घर का चंद्रमा गोचर में वैसे तो खराब है, लेकिन बर्थ के हॉरोस्कोप में तो, लेकिन गोचर में चंद्रमा से शनि 7वें घर में पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब पॉजिटिव रिजल्ट्स किस चीज के मिलेंगे? हमें अपने ग्रह सुख के मिलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स। यहाँ पर अगर शनि चल रहा हो तो किस चीज का पॉजिटिव नेगेटिव? चंद्रमा से अष्टम हो गया, ये अष्टम तो किस चीज का ये नेगेटिव हो गया? ये पंचम भाव। पंचम भाव जो है प्रोफेशन का है, और पंचम भाव जो है हमारे बच्चों से रिलेशन रखता है। बच्चों से हमें क्या मिलेगा, उनसे क्या न्यूज मिलेगी, वो हमारे प्रति पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, या हमारा प्रोफेशन कैसा रहेगा, हमारे को लाभ कैसा होगा, और हमारे अफेयर्स वगैरह कैसे होंगे, ये भी बात हो सकती है। तो इस तरह से जो भाव है वो तो बताता है कि क्या रिजल्ट होंगे, और चंद्रमा से जो पोजीशन है वो ये बताती है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें दोनों चीजों को ज्वाइन करके, और फिर इसका भी अपना प्रभाव है, ये नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं है, पंचम भाव का प्रभाव नहीं है। पंचम पोजीशन पॉजिटिव पोजीशन है तो इसीलिए बहुत नेगेटिव नहीं होगा। ये चंद्रमा से अष्टम हो गया, लगन से पॉजिटिव पंचम हो गया, तो मतलब कि मिला के थोड़ा सा कम नेगेटिव हुआ। और ऐसे ही कभी कोई पोजीशन हो सकती है जो कि नेगेटिव चंद्रमा से भी हो, लगन से भी हो, तो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के 7.5 या यूं कह लीजिए शनि का जो गोचर है उसको, क्योंकि 7.5 मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम केवल और केवल शनि का चंद्रमा के ऊपर गोचर नहीं देख रहे हैं। शनि जो प्रभाव करेगा वो पूरे 12 भावों में प्रभाव करेगा, वो हर भाव में बराबर प्रभाव करेगा, चाहे वो चंद्रमा से 12वें पे हो, चाहे वो चौथे में हो, चाहे 8वें में हो, चाहे या वो 5वें में हो, 6ठे में हो, 7वें में हो, कहीं पर भी होगा, कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव हमेशा रहेगा। तो हमें उसको जानना है, देखना है कि चंद्रमा से प्रभाव कैसे होगा। और नेगेटिव प्रभाव को देखने के लिए तो एक सिर्फ यही फॉर्मूला है, यूं समझ लीजिए। मेरे को तो दूसरा फॉर्मूला ही नहीं मिला आज तक कि जो बता सके कि ये मेरा नेगेटिव टाइम है या पॉजिटिव। चंद्रमा से शनि की पोजीशन देखो और इमीडिएटली पता चलता है कि ये हमारा समय अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। अब मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, 2-4 उदाहरण दूंगा, फिर उससे आपको समझ में आएगा कि ये वाकई में हाँ हम इससे देख सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ जी हम शनि को, इसकी इंपॉर्टेंस है शनि के गोचर की, फिर हम उसके आगे चलेंगे कि इसको कैसे देखा जाएगा। पहले तो आपको मन में सेट ये हो जाना चाहिए कि नहीं, हम दशा से ये सब चीजें नहीं बता सकते हैं जो मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा, और गोचर से हम काफी अच्छा बता सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हमें ना आप फॉर्मूला बता दीजिए, पहला दूसरा तीसरा से लेके 12वें तक का ट्रांजिशन कौन सा फेवरेबल है, कौन सा नॉन फेवरेबल? मैं बताऊंगा ना, बीच में ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है,
मैं बता ही रहा हूँ ना, अभी अब मेरे अभी खत्म थोड़ी हुई क्लास, ठीक अभी है, मैं सारा बताने ही वाला हूँ, सारा ही ठीक है, बताने ठीक वाला हूँ। हाँ थैंक यू, अपॉलॉजीज। मैं बताना, फॉर्मूला जब बताना चाहूंगा पहले मैं एग्जांपल्स कराना चाहूंगा कुछ। ठीक है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। जिससे कि आपको एक मन में ये तो रहे ना कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मैं उल्टा पढ़ाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल पहले थोड़ा सा करा के फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम्पल करेंगे, जिससे कि पहले आपको थ्योरी पढ़ने में ये समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे थे। खाली थ्योरी पढ़ लेंगे तो ध्यान ही नहीं रहेगा। तो अब चंद्रमा का मैं अभी शनि का शनि के गोचर का ही हम ध्यान करेंगे थोड़ा सा, और इसको हम मेन खास तौर से चंद्रमा के ऊपर से लेंगे, क्योंकि चंद्रमा से जो पोजीशन है, गोचर जो है मेन चंद्रमा से ही है, ये आपकी बात इसमें है, लेकिन फल जो है वो लगन भी उतना ही फलदायी है, तो लगन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रमा इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी कोई पैदा होता है, इसी समय में पैदा हुआ, जैसे ये पत्री आई किसी की, तो अब ये जो है शनि जो है यहाँ चौथे घर में आ गया, तो पहली बार शनि जो है चंद्रमा के ऊपर कब आएगा? लगभग 22.5 साल में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 घर चलने पड़ेंगे उसे चलने के लिए। 9 घर चलने के लिए एक घर चलेगा शनि 2.5 साल में, तो 2.5 साल के हिसाब से उसे 9 घर चलने में 22.5 साल लग जाएंगे। तो 22.5 साल की उम्र में जाके उसको प्रॉब्लम आएगी, मेन प्रॉब्लम जो आएगी। तो पहली जो साइकिल होती है उसमें तो एजुकेशन इज प्राइम, अगर बचपन में ही आ जाता है 5 से 10 साल के पहले 10 साल में, तो हेल्थ इज द प्राइम फैक्टर, और हेल्थ दूसरे 10 साल में फिर एजुकेशन इज द प्राइम फैक्टर, और अगले 10 साल में जो है फिर जॉब इज द प्राइम फैक्टर। तो ऐसे इस तरह से पहले 30 साल जो है ये हेल्थ, पढ़ाई और जॉब, ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो 30 साल के बाद जो दूसरी 7.5 आती है या दूसरा साइकिल होता है शनि का, उसके अंदर तो 30 से 60 साल जाते हैं, और उसके अंदर हमारा मेन जो फैक्टर होता है वो जॉब ही होता है, प्रोफेशन ही होता है, फैमिली अफेयर्स होते हैं और जॉब, 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और या फिर हो सकता है तो माँ बाप की हेल्थ, क्योंकि उस समय जब 30 से 60 साल की एज में माँ बाप भी 80-90 साल के हो चुके होंगे, तो उनकी हेल्थ का भी एक फैक्टर रहता है। और अपनी 60 साल के बाद जो तीसरी साइकिल आती है उसमें अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाती है अगेन, क्योंकि उस समय फिर जब तक आदमी रिटायरमेंट ले लेता है उसके बाद फिर वो उसका अर्निंग तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, तो उसके बाद आदमी की खुद की जो हेल्थ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली जो 7.5 होती है उस, या पहला जो साइकिल होता है, उसके अंदर जो भी कुछ होता हमारे ऊपर है, लेकिन हेल्थ हमारी खराब होगी, एजुकेशन हमारी खराब होगी, लेकिन असर किस पे पड़ेगा? माँ बाप पर। और दूसरी साइकिल में जो है वो हमें ही झेलनी होती है, खुद हमारे ऊपर असर होता है, हमें ही झेलना पड़ता है सारा कुछ। और तीसरी 7.5 जो है होती हमारे ऊपर है, लेकिन असर जो है उनको झेलने के लिए वो बच्चों को झेलना पड़ता है, क्योंकि जैसे हेल्थ खराब हो गई तो बच्चों को दिखाने ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि पहले 7.5 माँ बाप के ऊपर होती है, हमारे ऊपर है 7.5, हमारी पत्री की 7.5 माँ बाप के ऊपर असर करेगी, दूसरी 7.5 जो है हमारे ऊपर असर करती है, और तीसरी 7.5 बच्चों पर असर करती है। ये कहा सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे कष्टों से दूसरा भी बंधा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब ये 7.5 कभी स्ट्रॉन्ग होती है, कभी वीक होती है, कभी बहुत ज्यादा असर करती है। तो बहुत ज्यादा असर कब करती है? जबकि ये डबल हो जाए, कि चंद्रमा से भी हो गई और लगन से भी हो गई। और फिर तीसरा एक और इम्पैक्ट है, वो है राशि, कौन सी राशि में चल रहा है शनि जो है। देखिए ये भी ध्यान कर लीजिए कि कौन कौन सी राशि में शुभ है, कौन सी में अशुभ है। मेष में अशुभ है क्योंकि नीच का हो जाता है पहली बात तो, और मंगल अपनी शत्रु राशि में है। दूसरा वृष राशि उसकी मित्र राशि है, मिथुन राशि उसकी मित्र राशि है। फिर कर्क और सिंह में वो दोनों फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो वृष और मिथुन में पॉजिटिव, कर्क और सिंह में नेगेटिव, फिर कन्या और तुला में पॉजिटिव, फिर वृश्चिक धनु में नेगेटिव।
गुरु की राशि में शनि बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, बल्कि शत्रु की राशि में तब भी उतने नहीं देता होगा जितना गुरु की राशि में देता है। गुरु वैसे कहने को सम है शनि का, लेकिन गुरु की राशि में बिल्कुल शनि नेगेटिव रिजल्ट देता है। फिर अपनी राशि में स्वग्रही होगा। तो इस तरह से 6 राशियों में शनि जो है पॉजिटिव है, 6 राशियों में नेगेटिव है। 2 राशियों में ये पॉजिटिव, 2 राशियों में नेगेटिव। पहले मीन और मेष में नेगेटिव, वृष और मिथुन में पॉजिटिव, कर्क सिंह नेगेटिव, कन्या तुला पॉजिटिव, और फिर वृश्चिक धनु नेगेटिव और मकर कुंभ पॉजिटिव। तो इस तरह से 2 राशियों में पॉजिटिव है, यानी कि 5 साल ये पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है, 5 साल ये नेगेटिव ट्रेंड में रहता है। अभी जो है जैसे मकर और कुंभ में ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पॉजिटिव हो गया तो सबके लिए पॉजिटिव हो गया, पूरी जनता के लिए पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब है कि ये स्ट्रांग हो गया, और अभी भी ये अगर नेगेटिव हाउस में बैठेगा तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव हाउस में होगा तो नेगेटिविटी भी जो है ना वो थोड़ी कम होगी, उतनी नहीं होती जितनी कि नेगेटिव हाउस में बैठकर होती है। तो जिसके लिए नेगेटिव शनि होगा और वृश्चिक और कर्क और सिंह वगैरह में होगा तो उसके लिए वो ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ये भी एक फैक्टर है। अब हम इसको जरा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम पहली साइकिल का जरा सा विचार करेंगे। पहली साइकिल में अब मुझे देखिए 2-4 हॉरोस्कोप दीजिएगा, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं, तो बोलिए। मेरा लीजिए सर। हाँ बोलिए। मेरा बता दूं? 9 फरवरी 1985। क्या है? 9 फरवरी 1985। 9 फरवरी 85 जी। हाँ, टाइम सुबह 4:55। प्लेस छिंदवाड़ा, CHHIND। छिंदवाड़ा। नाम क्या है? कमलेश, मेरा नाम कमलेश। तो कमलेश जी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट शनि का आप ना ट्रांजिट हमारी क्लास में करवा चुके हैं 2 क्लास पहले, एकदम डिटेल्ड एवरी राशि वाइज। तो ठीक है, आप जो जिनको रिपीटिशन भी हो रहा है तो कर नहीं, इस क्लास में तो नहीं कराया, कर लीजिए। हाँ, 2 क्लासेस आई थिंक ये मर्ज्ड है। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। और लेकिन इसमें आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे, और आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। यूं समझिए, आप प्रैक्टिस आपकी कम से कम पक्की हो जाएगी। इसके बाद कम से कम आपको ये प्राइम में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब मेरे पास जन्म पत्री आती है दिन में कम से कम 20-25 पत्रियां तो मैं देखता ही हूँ एवरेज में। हाँ जी। तो सबसे मैं और कुछ दशा की तरफ मैं आंख भी नहीं उठा के देखता हूँ, आंख भी नहीं उठाता हूँ मैं। ये मेरे को पूरी पत्री देख के पूरी एनालिसिस हो जाती है, पूरा आदमी चला जाता है, मेरे को ये नहीं मालूम होता उसकी दशा क्या थी। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आई डू नॉट टेक केयर ऑफ दशा एट ऑल। और सबसे पहला जो निगाह जाती है, सबसे पहली निगाह वो मेरी सिर्फ शनि के ऊपर जाती है। शनि कहाँ पर है? यहाँ पर है, जैसे इस पत्री में। मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। सारी जो ज्योतिष है ना आपकी, अगर आप इसके इर्द गिर्द कर देंगे ना, शनि के इर्द गिर्द, आपको एकदम ज्योतिष समझ में आ जाएगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और इसको आप फॉलो करके देखिए। मैं मतलब ये नहीं है कि मैं इसको कोई, आप थोड़ा सा फॉलो करके देखिए, थोड़ा मेरे एग्जांपल्स देखिए। यहाँ पर आपको लगेगा कि अभी तक जो आप बार बार कहते रहते हैं ना कि हमें पत्री देखनी नहीं आई, हमें ये नहीं पता चलता कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। जी सर, मुझे लगा बता देते हो। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस है, मुझे मालूम है, मैं पहले ही बोला था कि बहुत लोगों ने किया हुआ होगा, तो वो उनके लिए रिपीटिशन एक्सरसाइज हो जाएगी, और ये दिस विल बी अ गुड एक्सरसाइज। क्योंकि इसको जितनी बार करेंगे उतनी बार कम है, क्योंकि ये आपको हर मिनट पे फॉलो करना है, हर मिनट पे आपको ये यूज करनी है, यूं समझ लीजिए। तो ये शनि जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है, अब शनि को यहाँ से यहाँ तक आने में 25 साल लगेंगे, सिंपल। तो इनका जो पहला जो नेगेटिव पीरियड आया लाइफ में, वो 25 साल पे काफी नेगेटिव पीरियड आया कमलेश जी का। अभी तो 25 साल तो अभी होके 2010 में होके चुके ना यहाँ पर। हाँ, 2085 बॉर्न है, तो 25 साल में 2010 में ये यहाँ पर था। तो 2010 में जो है एकदम इनको एक झटका लग गया होगा वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई जो है
इनको जैसे जॉब लेने के लिए 10th हाउस किस चीज का है? जॉब का। तो जॉब ही नहीं लग रही होगी, या तो पढ़ के चुक गए और उसके बाद जॉब ही नहीं जॉब मिली उसी साल जॉब लगी सर। 6 दिसंबर 2010 को ज्वाइनिंग है। हाँ, जॉब लगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? जॉब से रिलेटेड कोई कुछ समस्या? हाँ उसके बाद गया स्ट्रगल। हाँ जी हाँ समस्या तो हाँ उसके बाद गई जॉब। क्योंकि ये तो नहीं है कि जॉब नहीं देगा, शनि जॉब भी देगा, नहीं दिया देगा, लेकिन जॉब में प्रॉब्लम भी वही देगा, टेंशन भी वही देगा। जी यस यू राइट। हाँ, क्या समस्या रही थी? हेक्टिक लाइफ रही थी सर उस टाइम। काफी ज्यादा स्ट्रगल था, मतलब लोकेशन चेंज हुआ था। लोकेशन और जॉब को लेके काफी ज्यादा सीरियसनेस बढ़ गई थी। मतलब हम लोग का प्रोफेशन में काफी जैसे 10-10 घंटे जॉब करना, इनिशियल लेवल में जॉब मिली थी। ये मेरा 46 नंबर का इंटरव्यू था, तब जाके जॉब। दैट वाज नॉट ए गुड टाइम एट ऑल। चाहे जॉब लग गई, लेकिन दैट वाज नॉट ए गुड टाइम एट ऑल, है ना? बल्कि उतना टफ टाइम पहली बार ये बोल सकते हैं। आपने पूरे 25 साल की एज के बाद पहली बार टफ टाइम देखा होगा, है ना? जी हाँ। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, ये वाला जो टाइम बता रहे हैं कमलेश जी, ये इसमें कई बार मैंने देखा है डिप्रेसिव अटैक्स भी आते हैं लोगों को। वो भी आते हैं, वो अलग चीज है, वो और बताऊंगा। अभी पहले तो 1-2 इवेंट्स देखना शुरू मैच कर लें। और मैं इधर ये भी दिखाना चाहूंगा कि दशा क्या थी उस समय। राहु में बुध की दशा थी। बुध 10th लॉर्ड है, धन स्थान में बैठा हुआ है। तो राहु बुध की दशा एक अच्छी दशा जानी चाहिए थी नॉर्मली। राहु बुध खराब दशा नहीं जाती है, और राहु केतु भी अच्छी दशा, ये सब दशाएं अच्छी हैं इस पत्री में। तो ये पीरियड अच्छा जाना चाहिए था, जो कि अच्छा नहीं गया इनका। तो ये इधर से दशा से हम बिल्कुल नहीं पकड़ सकते इसको कि ये जो दशा इस वजह से क्या इसमें एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं? हाँ बोलिए शास्त्री। बुध इसमें अच्छा रिजल्ट क्यों देगा जब बुध को केंद्राधिपति दोष लग रहा हो? तो खाली केंद्राधिपति दोष इतना बड़ा दोष नहीं है कि उस सारी चीजों को निगेट कर दे। धन स्थान में बैठा हुआ है, धन स्थान में गुरु के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बना रहा है धन स्थान में। फिर ये साथ में राशेष है, ये कुंडली राशेष होके ये उधर से भी 10th लॉर्ड है। ये कुंडली ये बोलती है, क्योंकि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं इसलिए हम आपसे इजाजत लेके बोल रहे हैं। ये कुंडली बोल रही है कि ये जिस चीज की उम्मीद करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगी, कतई होगी। अब तो यही बता सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। नहीं अभी तक तो क्या लगेगा? नहीं देखिए, इसमें बुध जो है, अदरवाइज राहु बुध की दशा जो है ना, एज इट इज भी राहु बुध की दशा को हमेशा अच्छा बताया गया है। राहु और बुध में मित्रता है, और राहु बुध की दशा अच्छी दशा जाती है, और फिर सेकंड हाउस का बुध बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर कि इनकी कुंडली में शनि का लग्नेश शनि से दृष्ट है। हाँ, तो जब लग्नेश शनि से दृष्ट हो गया, वो भी तीसरी वाली दृष्टि से है, तो ये हमेशा सेटबैक देता रहेगा जब उम्मीद करेंगे। ये यही बता सकते हैं कि इन्होंने उम्मीद की तो इनको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। नहीं देखिए, इसके ऐसा है कि ये कब मिलेगा, ये तो फिर अभी रह गया ना क्वेश्चन, ये कब होगा। कि आप वो जो फैक्ट कह रहे हैं कि शनि गुरु को देख रहा है, वो तो परमानेंटली देख रहा है, वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए हो गया। लेकिन अब कब हमारे को अच्छा पॉइंट होगा, कब खराब होगा, कब हमारे को शनि 10th हाउस में आएगा, प्रोफेशन देगा। पहली बार तो आएगा तो प्रोफेशन तो देगा ही। लेकिन अभी तो हम एक ही ग्रह देख रहे हैं, साथ में अभी हम दूसरा भी नहीं देख रहे हैं कि गुरु का गोचर क्या रहा उस समय। अगर उसको भी देखेंगे तो और स्टडी हमारी। तो अभी मैं क्योंकि एक ही पॉइंट को घुमाकर कोशिश कर रहा हूँ, उससे चाहे आधा अधूरा समझ में आए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ। Let us see, let's go ahead with some more examples. सर एक मैं बता रहा हूँ कुंडली देती हूँ, वो बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम पे ना। उनकी शनि का काफी इफेक्ट है। वैसे मैं भी हॉस्पिटल में से ही बोल रही हूँ जैसे ना। कुंडली मेरी लेंगे सर? हाँ पहले मैडम की लेता हूँ, 11-78 अभी लेता हूँ। कपूर साहब आपकी भी लेता हूँ, और पहले जरा एक मैडम की कौन बोल रही है? सर वैसे मैं भी हॉस्पिटल में ही हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो बात कर लेते हैं। 28 दिसंबर 1960 10:15 है PM।
जलंधर। मतलब इन पे शनि ने काफी असर डाला हुआ है। नहीं वो तो हम अब देखते हैं इधर डाला है कि इसलिए मैंने मतलब बोला। जैसे इसमें जो है ना चंद्रमा यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है, तो ये पहली बार तो 10 साल की एज पर यहाँ पर आ गया। 1 2 3 4 घर चलेगा ना तो शनि चंद्रमा के ऊपर आ जाएगा। तो 10 साल की एज पे आया, फिर 40 साल की एज पर आया, 30 साल बाद आएगा। जब 10 साल पे आया तब तो उनकी हेल्थ डिस्टर्ब कर रही होगी, क्योंकि और क्या डिस्टर्ब कर सकता है उस समय। तो एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती 10 साल की एज पर। लेकिन जब ये शनि यहाँ पर 40 साल की एज पर आया, 40 साल से पहले ही 38 मीन में जब रहा 38 की एज पर, तो इनको बिल्कुल एकदम चौपट कर दिया होगा इनका काम। नहीं सर, 38 ये तो राजा बन गए इस टाइम पे। 38 की एज पर। जी सर। क्या कौन से साल में? 38 में मतलब इनकी जैसे वो 35 ऑनवर्ड लगा लो, काफी अच्छा टाइम रहा। 35 ऑनवर्ड बहुत अच्छा था। 35 ऑनवर्ड वो 7वें घर में शनि था, वो बेस्ट होता है। 35 ऑनवर्ड 35 36 37 ये तो एकदम जंप मारे होंगे, और 38 39 में एकदम आफत आई होगी। ये तो मेरे को याद नहीं, बट आफत अब आई है, बात पहले नहीं आई थी इतनी कोई भी। अब अभी भी जो आ रही है वो चंद्रमा से, अभी तो यहाँ पे छठे घर में आया ना, यहाँ से लगन से छठे घर में शनि चल रहा है ना। अभी तो इतनी कोई मेजर आफत नहीं है अभी, इस समय भी आफत आई हुई है, लेकिन अभी भी कोई मेजर आफत नहीं है। सर 2013 से शुरू हुई, 2013 तक तो राजा ही रहे वैसे। 2013 से आफत शुरू हुई, उसके बाद डाउनफॉल ही गया। हाँ तो 2013 में तो अष्टम में आ गया ना। अभी आपको ये खुद की अपनी पत्री नहीं है ना, तो इसलिए बात नहीं बन पा रही। क्योंकि अष्टम में शनि आ गया जब 2013 में, यहाँ 2013 में वृश्चिक में आ गया था शनि। सर इस लग्न के लिए शनि मारक है, तो पहली बार तो अच्छा रिजल्ट देगा नहीं, लेकिन जब ये दूसरी बार आएगा तब ये शारीरिक कष्ट देगा। अभी कहाँ से दे देगा? दूसरी बार भी तीसरी बार भी। अभी ये चंद्रमा से अष्टम होके गया ना, वहां पे 2013 में जो कह रही हैं ये 2013 में चौथे घर में शनि था और चौथे से छठे भाव को देख रहा था, तो यहाँ से ये जो है नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं वृश्चिक में। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद समझ में आएगा ये इसमें सर वैसे इनकी ना तब से अभी तक हेल्थ ठीक हुई नहीं है, पिछले 1 साल से तो कंटिन्यू चल रहा है गड़बड़ ना इनका। सर ये लीजिएगा दूसरी। हाँ बोलिए। 26/11/78। हाँ रात 11:23 पर टनकपुर। अब 78 का बर्थ है, तो इनमें भी 78 तो 28 साल की एज पर शनि आएगा ना यहाँ पर। पहले तो 2 साल नहीं, 28 नहीं, 2 साल की एज पर ही आ जाएगा। शनि को आने में 2 साल ही तो लगेंगे सिर्फ यहाँ पर आने में। जी हाँ। तो 2 साल की एज पर ही हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है इसमें। क्योंकि ये जब शनि जैसे ही पहली बार आता है, पहली बार तो 2 साल की एज पर हम डिग्री भी देख लेते हैं। हम शनि कितने डिग्री पे है? 19 पे है। चंद्रमा 24 डिग्री पर है, तो 2.5 साल 3 साल लगेंगे ऐसे आने में यहाँ पर चंद्रमा पर। तो उस एज ग्रुप में भी इनको हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। अब ये जानते हैं क्या, ये क्या है, कौन है आपके बेटे हैं क्या? हाँ बिटिया है। बिटिया है, तो 2.5-3 साल की एज पर इनको हेल्थ प्रॉब्लम समस्या कुछ ना कुछ रही हो। फिर इसके बाद 33 साल। हाँ उसके बाद 33 साल की उम्र पर 33 साल तो अभी 2010 में होके गए हैं, 2010 में। हाँ जी। और 2010 में भी उससे पहले ही समस्या शुरू हो जाती है, यानी कि 30 साल की एज से ही शुरू हो जाती है समस्या। तो फिर अभी तो बाकी इस समय तो टाइम ठीक चल रहा है इनका। तो यहाँ पर 2 बार इनकी चंद्रमा के ऊपर से शनि क्रॉस कर चुका है, 3 साल और 33 साल पर।
अब आप बताइए कुछ उनके बारे में। नहीं, इनका फैमिली प्रॉब्लम है कुछ। सर एक बात बोलूं? हाँ, हम ही लोग ट्राई कर ले, फिर सर कंफर्म कर देंगे। पूछे थे कि कर ऐसा नहीं होता। हाँ, 3 साल की क्योंकि ध्यान है अगर कुछ ये आपको? ट्रकल और उदयकुल कितना बचाओगे? नहीं, 3 साल की एज पर कुछ ध्यान है क्या? है जी, 3 साल की एज पर ध्यान है कुछ आपको? 3 साल में तो कुछ नहीं हुआ, कोई खास नहीं हुआ। नहीं 3 साल में कुछ नहीं छोटी हुआ। मोटी बीमारी हुई होगी, वो मामूली, को ऐसा कोई फर्क नहीं था। और 10 में भी नहीं हुआ। इसकी शादी 2010 में भी नहीं, बाद में शुरू हुआ 13 से 12 में नहीं, प्रॉब्लम शुरू है। 2010 कह रहा हूँ, 2010। नहीं सर, 2013 से शुरू हुई है। क्या 2013 से फैमिली प्रॉब्लम शुरू हुई है? कह तो रहा हूँ इसकी शादी। फैमिली प्रॉब्लम नहीं, उससे पहले उनको समस्या, शादी में भी कुछ समस्या नहीं, शादी में कोई समस्या नहीं आई। 28 शादी साल के बाद ही सब समस्या है सर। पर शादी में समस्या नहीं है। के बाद शादी के बाद मेरे समस्या। ख्याल से ना आप अपनी जन्म पत्री दें, जो भी देना, बजाय किसी और की देने में, क्योंकि उसमें ना समझने में फीलिंग्स जो है ना, वो आदमी दूसरे का दूसरा नहीं समझ पाता। नहीं सर, ये ले लीजिए सर 2013 से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। हाँ, 2017 में वो प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, एग्जीक्यूट कर गई, तब वो उनका सेपरेशन हो गया। हाँ, तो दिया इसकी शादी मतलब 13 से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुई, हाँ, और 3-4 साल चलती रही, तो और 17 से बिल्कुल सेपरेट हो गए दोनों। 13 से जो चलती रही, 13 से 17 में पहले चंद्रमा शनि मंगल के ऊपर क्रॉस कर रहा था, सूर्य के ऊपर क्रॉस कर रहा था। वो मंगल जो है, मंगल चौथा घर का, चौथे घर में है, चौथे घर का मालिक है। चौथा घर जो होता है, घर की सुख शांति होता है। हाँ जी, घर की सुख शांति मंगल के ऊपर जब क्रॉस करेगा तो सुख शांति पे ही तो असर करेगा। और चौथा घर जो है, शनि का जो चौथा घर होता है, वो नेगेटिव हाउस होता है। फिर पहले लगन से चौथा घर था, फिर चंद्रमा से चौथा घर आया। 2017 में शनि चंद्रमा से चौथे घर में आ गया। जब चंद्रमा से चौथे घर में आया तो फिर वह शनि ढैया हो गई एक तरह। पहले लगन से ढैया थी, अब चंद्रमा से ढैया हो गई। और चौथा घर फिर वो दोबारा उसने पूरा तोड़ दिया, क्योंकि वो भी गुरु का घर था। गुरु में मैंने जैसे बताया कि बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं शनि के, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये कारण बना। अब आगे की क्या कोई प्रेडिक्शन हो सकती है, कब ठीक होगा ये? इसका ये तो बोलने चालने का तरीका ही नहीं ठीक होगा। नहीं, ये तो अभी ठीक हो झगड़ा हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक कब होगा ये सर? इमीडिएटली, अभी इसी साल 21 में ही ठीक हो जाएगा। 21 में शादी हो जानी चाहिए। नहीं सर, इसका बता रहे हो आप, जो अभी आप देख रहे हो। हाँ, तो ये दशा कब तक रहेगी और कब खत्म होगा ये प्रॉब्लम? 21 में ही शादी। अभी तो ब्रेक हो चुका है ना उनका। हाँ जी, हाँ जी। अभी शादी दोबारा नहीं होनी है। हाँ, मतलब इनका रीसेटलमेंट समझ लीजिए। रीसेटलमेंट भी 21 में हो जाएगा ना, पूरी तरह से रीसेटलमेंट 21 में हो जाएगा। जब ये 7वें घर में आएगा। अभी शनि यहाँ पर आ गया ना, शनि यहाँ पर आ गया छठे घर में, चंद्रमा से 5वें आ गया, लगन से छठा आ गया। ये पॉजिटिव हाउस है यहाँ पर। ये अब आने वाला है ठीक, अब ठीक आने वाला है टाइम। ऑलरेडी बस आ ही गया। गुरु अभी सप्तम में आ जाएगा, वो टाइम ठीक हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। सर मैं एक चीज नहीं समझ पा रही हूँ यहाँ पर। अगर हम सैटर्न को देखें तो लगन से अगर वो छठे रहता है तो मून से वो 5वें रहेगा। तो एक ना एक तो नेगेटिव रिजल्ट देगा ही, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव है। 5वां भी पॉजिटिव है, छठा भी पॉजिटिव है। हाँ, उपचय हाउस, हाँ सैटर्न के लिए 6th हाउस। शनि के लिए अगर पॉजिटिव है, छठा भी पॉजिटिव है, इसीलिए। और गुरु अभी इस समय मकर में है। गुरु मकर में रह के नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। अभी वो 7वें घर में जाएगा, गुरु का भी पॉजिटिव हो जाएगा। और गुरु पॉजिटिव 7वें घर में अप्रैल में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी सर एक चीज में, हाँ जी सर अगर हम 8th हाउस को लें तो हम लगन और मून को अगर हम लेंगे अलग अलग तो 8th हाउस के रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे सर। 22 तक शनिवार शनि आएगी, अभी तो वी है। अगर सर हम अगर हम लगन और मून दोनों को अलग अलग गोचर लें, लगन से जब 8th हाउस होगा तब वो 7th में होगा मून से, और जब लगन से 9th पे होगा तब वो मून से हाँ, तो कंबाइन तो करने हैं ना रिजल्ट्स, दो को तो कंबाइन करने हैं ना।
तो कंबाइन करना पड़ेगा सर कि इसमें रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी इस समय पॉजिटिव है और इस समय और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होने वाला है। गुरु भी पॉजिटिव हो जाएगा, अभी शनि तो पॉजिटिव है ही है और इसीलिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने ही वाले। तो गुरु जो है 7वें में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हाँ, 7वें में पॉजिटिव रिजल्ट देगा गुरु। सर इसके पति हैं? पति तो है, डाइवोर्स हो गया ना। हाँ पति हैं, डिवोर्स हुआ नहीं है, सिर्फ सेपरेट रह रहे हैं। अच्छा, सेपरेट। देश में है या विदेश में है ये? वो पहले विदेश में थे, अब देश में है। सर पर गुरु 7th हाउस में आएगा तो वो शनि की राशि है, तो गुरु और शनि का जैसे आपने बताया रिलेशन ठीक नहीं है, तो फिर 7th हाउस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शनि गुरु की राशि में रिजल्ट नेगेटिव देता है, शनि की राशि में गुरु नहीं देता नेगेटिव। ओके ओके। हाँ, गुरु नेगेटिव नहीं देता, लेकिन शनि गुरु की राशि में देता है। हाँ, शनि नेगेटिव रिजल्ट्स देता है गुरु की राशि में और गुरु तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है शनि की राशि में। 10th सर मकर में होने के बावजूद भी, क्योंकि वो उसमें नीच का होता है। नीच का है ना, इसलिए नहीं दे पाता। अच्छा, ओके सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 7th में जब जाएगा तब देगा रिजल्ट पॉजिटिव। तो अभी जो मैं लेना चाह रहा था ना, मैं 1-2 एग्जांपल और लेना चाहूंगा क्योंकि अभी एक मैं बता रहा हूँ वो नहीं आ पाई है अभी प्रॉब्लम्स इसके अंदर। अभी जितने भी जो एक दो मेरे को और सर आप मेरी ले लीजिए, उसमें चल रहा है। आप बोलिए सर। हाँ बोलिए। सर 10 सितंबर। अच्छा हाँ 10 सितंबर 1974। 1974। हाँ 74। सुबह 11:58। 11:01 सुबह 11:58। 58। हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ गाजियाबाद। दिन के ना? हाँ जी। हाँ सर, यहाँ पे 58 मिनट आएगा। 58 मिनट हो गए। जी, गाजियाबाद। हाँ। अब इसमें जैसे शनि चंद्र इकट्ठे बैठे हैं तो ये जो है ना, एक तो इमीडिएट आफ्टर द बर्थ मून जो है 3 डिग्री का है, शनि 23 डिग्री का है। शनि थोड़ा आगे है तो इसलिए इसमें ज्यादा समस्या नहीं रहती है क्योंकि शनि 23 डिग्री का है, चंद्रमा 3 डिग्री का है। चंद्रमा से शनि तो जो है ना आगे आगे चलता जा रहा है ना, आगे आगे चलता जा रहा है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये 28 साल की एज पर दोबारा से फिर यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू होती है क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में है ना। यहाँ शनि के ऊपर जब शनि आता है वो लगभग 30 डिग्री पर 30 साल पे आता है, 29 साल पे, लेकिन 1 साल पहले ही चंद्रमा के ऊपर आ जाता है तो 28-29 साल की एज पर हेल्थ प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद कितने डिग्री डिफरेंस होने से ज्यादा इफेक्ट होता है? चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की डिग्री के ऊपर क्रॉस करेगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा। अच्छा। हाँ, तो उस समय 28-29 साल पे मतलब वो टेंशन वाला टाइम भी रहा होगा क्योंकि शनि के ऊपर जब भी शनि क्रॉस, चंद्रमा के ऊपर जब भी शनि क्रॉस करता है तो मानसिक रूप से तो परेशान करता ही है और साथ में जैसे कि डर लगता है, भय आ जाता है, उसमें किसी भी बात का भय आ जाता है। कि अगर चंद्रमा से के ऊपर से शनि गुजरता है और उस समय भय करता है तो जब शनि के साथ चंद्रमा बैठ गया तो पूरे ही टाइम ख्यालात उल्टे आएंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल इसमें, लेकिन अभी वैसे शनि काफी दूर है, 3 डिग्री और 23 डिग्री का, यानी कि 20 डिग्री इंटरवल है दोनों में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहता है। हाँ, जुपिटर भी केंद्र में है तो थोड़ा बहुत बचा देता है। नहीं मतलब ये नहीं, उसको मत देखिए। अब शनि की डिग्री काफी ज्यादा दूर है, चंद्रमा 3 डिग्री का है, ये चंद्रमा 3 डिग्री का है और शनि 23 डिग्री का है। 23 डिग्री का होने के कारण ये काफी दूर हो जाते हैं। दूर होने से ये 20 डिग्री दूर है, 15 डिग्री के बाद जो है ना उनका असर, वो एक तरह से कंजंक्शन खत्म हो गया, शनि और चंद्रमा का कंजंक्शन नहीं रहा, तो इसीलिए वो शनि का रिजल्ट डायरेक्टली नहीं है जन्म के समय में।
तो ये जब चंद्रमा के ऊपर दोबारा में आया, चक्कर काट के जब आया, वो चंद्रमा में 20 डिग्री पहले ही आ गया ना। 20 डिग्री करने के लिए उसे लगभग 1.5 साल लगेगा, तो यानी कि वो 28 साल की एज पर ही आ जाएगा चंद्रमा के ऊपर। तो 28 साल की एज पर वो समय जो है शादी का भी टेंशन हो सकता है उस समय, क्योंकि 7वें घर से क्रॉस होके आया ना शनि, तो उस समय नो सर, शादी तो थोड़ा जल्दी ही हो गई थी। इनकी पहली संतान नहीं, लड़का है। मतलब उससे पहले जो है शादी, मतलब कि जो वहां पे अंडरस्टैंडिंग है उसमें डिस्टरबेंस हो सकती है, रही हो। हाँ, थोड़ा सा जो इन लॉज का बिजनेस देख रहे थे उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो उसकी वजह से भी वहां पे टेंशन हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा से 12वें घर में, 12वां घर जो था वो ये 7वां घर बढ़ गया। चंद्रमा से 12वां घर 7वां घर हो गया, और 7वें घर में जब शनि आया तो एक तरह से 7.5 शुरू हो गई। और 7वें घर से शुरू होने का मतलब है कि वहां से हमें इन लॉज के साइड से प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, कोई भी कारण बने, तो कोई ना, हाँ, तो कोई ना कोई भय पैदा हो जाता है, और बाद में चल के मतलब ये प्रॉब्लम तो 25 साल की एज से शुरू हो जाती है एक तरह से, और फिर 28 साल पे जाके हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं सर? जी, हुई थी। हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से सत्यनारायण जी थोड़ा रुक के बोल लेंगे। एक कुंडली और देख लीजिए। हाँ बोलिए, क्योंकि मैं 13 फरवरी 1985। बस ये लास्ट पता होगा, लास्ट दूंगा मैं, और इसके बाद जो है ना फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊं। सर जैसे इस पे सैटर्न की, हेलो, हाँ 13 फरवरी, हाँ सर, जैसे इसमें 13 सैटर्न फरवरी की महादशा 1985 दिखाई जा रही है तो उसका, हाँ शनि का क्या हो रहा है, बस बोलिए क्या कह रहे हैं। हाँ, महादशा चल रही है जैसे शनि की। हाँ, तो जैसे यहाँ पे कंजक्शन भी दिखा रहा है, तो उस हिसाब से हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर इसे? मैंने अभी बोला ना कि आपको अच्छा बुरा देखने के लिए महादशा और दशा को देखने की जरूरत नहीं है। चाहे ये शनि, तो वैसे तो इसमें पूरा नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है, लेकिन शनि की दशा कोई नेगेटिव थोड़ी जा रही होगी। इस समय कोई नेगेटिव दशा नहीं जा रही है आपको, आपका खूब बढ़िया टाइम चल रहा है इस समय। थोड़ा सा इस समय अभी 2020 में थोड़ा सा नेगेटिव टाइम हुआ है, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में शनि आ गया है ना, लेकिन पहले 18 तक तो खूब बढ़िया टाइम रहा है। तो इसलिए कोई शनि की दशा आपकी नेगेटिव दशा नहीं है कहने को। इसमें शनि अष्टम में बैठा हुआ है और तृतीयेश का चतुर्थेश का मालिक हो गया, तो इसलिए नेगेटिव होना चाहिए था। शनि वृश्चिक लगन में नेगेटिव होता है, लेकिन आपका शनि खूब अच्छा जा रहा है, कोई मस्त है। हाँ, है कि नहीं है? हेलो। हाँ नहीं सर, हाँ नहीं सर, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई खास। बिल्कुल नहीं, तो इस शनि बहुत ज्यादा ऐसे नॉर्मली चलता है। चंद्र शनि को देखते हुए यहाँ पे एकदम इन जनरल देखेंगे तो कहेंगे कि नेगेटिव दशा होनी चाहिए, वो इसमें नहीं है। और वो जो नेगेटिविटी नहीं है वो इसीलिए क्योंकि आपका जब से शनि की दशा शुरू हुई है तब से जो आपका गोचर चल रहा है वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव चल रहा है। और हाँ सर, मैंने जो जुपिटर की दशा थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम बहुत, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि वो नेगेटिव यहाँ से क्रॉस करके गया है। हाँ, और सैटर्न का अच्छा जा रहा है। हाँ, और जुपिटर इसमें वैसे अच्छा जाना चाहिए था, योग हाँ कारक सर, है, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यही कंफ्यूजन था। हाँ, ये जुपिटर अच्छा नहीं गया, सैटर्न अच्छा जा रहा है। सैटर्न अच्छा जा रहा है जबकि अष्टम में बैठा हुआ है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि वो काम ही नहीं कर रहे थे। आप तो उसको श्रेय दे रही थी, आप तो सिर्फ काम तो कोई और कर रहा था। वो उस समय शनि का गोचर यहाँ से 7वें 8वें से क्रॉस करके गया ना, 7.5 आपकी होके चुकी, तो इसलिए वो नेगेटिव पोर्शन गया 7-8 साल का जी, वो आपने महसूस किया कि नेगेटिव गया। तो वो न दशा गुरु की दशा पॉजिटिव थी ना नेगेटिव थी, न शनि की दशा नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ये तो बेसिकली गोचर उसको नेगेटिव पॉजिटिव बनाता है। अब बाकी आप शनि की दशा से अनुसार प्रेडिक्ट कर लीजिए कि कैसे क्या रहेगा। दशा इस समय जैसे अभी देखा ना कि अभी जैसे कि थोड़ा सा नेगेटिव हल्का सा हेल्थ के लिए आ रहा है ये, क्योंकि शनि तीसरे घर में से क्रॉस कर रहा है।
चंद्रमा से अष्टम में क्रॉस कर रहा है, लगन से तीसरे घर में क्रॉस कर रहा है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तीसरा घर जो अष्टम से अष्टम है जी, और वहां से जो है शनि जो है द्वादश भाव को देखता है, इसीलिए ये अच्छा नहीं माना जाता जी। तो थोड़े टाइम में ये शनि भी अच्छे फल देगा। तो अब और एक पत्री लास्ट देख रहे थे हम, 13 फरवरी 85। हाँ जी, 3 AM। हाँ, प्लेस दिल्ली। इसमें भी शनि चंद्रमा इकट्ठे हैं, इसमें पूरी तरह से इकट्ठे हैं, 4 डिग्री और 8 डिग्री है। ये शनि चंद्रमा इकट्ठे होते हैं ना तो ये एक डिप्रेशन की वेव्स देते हैं टाइम टू टाइम, महीने में एक बार ऐसी डिप्रेशन की वेव आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा से शनि से अभी ये क्रॉस होके चुका है, अभी यहाँ से क्रॉस होके चुका है 29 साल की एज पर, 30 साल की एज पर ये यहाँ पर, क्योंकि 29.5 साल लगते हैं ना पूरा होने में शनि के चक्कर को, तो इसीलिए 29 साल कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा समय से पहले असर देना शुरू कर देता है, आने से पहले ही असर देना शुरू कर देता है, इसीलिए 29 साल की एज पर। और उससे पहले भी यहाँ पे 12वें में जब होके चुका, तब चाहे उच्च का शनि क्रॉस कर रहा था लेकिन फिर भी वो नेगेटिव था, तो वो दशा दोनों ही, ये समय जो है 2012 के बाद से समय नेगेटिव हुआ और ये 2015 में काफी नेगेटिव रहा समय, और प्रोफेशनली रहेगा डायरेक्टली, क्योंकि जो समय है वो 12-15 का समय, 27 साल की एज हो गई, तो 27 से 30 साल की एज में, तो डायरेक्टली 10th हाउस को भी देख रहा है यहाँ से और 7th हाउस को भी देख रहा है यहाँ से। 7th हाउस में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ये, जब यहाँ से यहाँ यूँ देखता है सामने, तो ये 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम, 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम और फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, तीनों ही देता है ये शनि। बताऊं थोड़ा सा इनके बारे में? है, हाँ बताइए ना। 2013 में शादी हुई थी, शादी के बाद बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा नहीं चला, 4-5 साल तक किसी तरह से खींचा और 3 साल से अलग रह रहे हैं। अब मतलब डिवोर्स केस चल रहा है। शादी लव मैरिज की थी क्या? नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं थी। तो देखिए अब ये जो कारण समझ में आ रहा है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपकी अदरवाइज अगर दशाओं को देखें तो केतु की दशा थी, केतु 12वें में, तो वैसे तो मोक्ष कारक और शुक्र के घर में, तो मित्र घर में है वो, तो इसलिए वो तो उसके साथ इस केतु की दशा तो समस्या वाली है नहीं, और ना ही आपके कोई, आपकी पत्री में कोई मंगलिक दोष है ना कोई और दोष है, आपकी पत्री बिल्कुल साफ सुथरा पत्री है, क्यों आपको होना चाहिए था ये सारी समस्या, क्यों होनी चाहिए थी? कोई इसमें केतु की दशा में कोई आगे मान लो कोई गया भी है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सारे की सारी अंतरदशाएं निकल गई, कोई अंतरदशा तो सही कर देना चाहिए था ना किसी को। तो अब इसमें कोई तो जैसे मंगल की अंतरदशा भी गई है, तो मंगल तो अच्छा था इसमें, तो मंगल को उस समय तो अच्छा करना चाहिए था, उसने भी बिगाड़ के रख दिया। ये पूरी की पूरी महादशा जो है आपकी केतु की दशा एक तरह से बेकार हो गई। अब वैसे केतु के बाद शुक्र आ जाएगा 22 में, अब कहने को 22 में शुक्र आ जाएगा तो शुक्र ठीक हो जाएगा, लेकिन शुक्र ठीक नहीं हो गया, वो शनि का गोचर ठीक हो गया, यूं कह लीजिए। और अभी जो है ये कंक्लूड होगा सर, कुछ मतलब सेपरेशन होना या फिर इकट्ठे होना, कुछ समझ में आ रहा है इसमें, ठीक कब होगा? सेपरेशन और ये इकट्ठे होने का, पहली बात तो ये जो अभी भी शनि जो है ना कुंभ में आएगा 1 साल बाद, होगा तो तब ये है। और चौथे घर में से शनि जब जाता है ना, चौथा घर मैंने क्या बताया, चौथा ढैया भी हो गई शनि की, सूर्य के ऊपर से भी जाएगा, तो ये नेगेटिव पोजीशन है। तो पॉइंट तो यही बनता है, 0 डिग्री का सूर्य है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनता है, जबकि ये कुछ ना कुछ एक्शन में लाएगा चीजों को, और एक्शन में सूर्य जो है, सूर्य और शनि तो घोर शत्रु हैं, घोर शत्रु, जो काम हो रहा हो उसको, काम को बिगाड़ दे। तो ये या तो इसमें एक ही कारण तरीका है कि या तो इस डिग्री को बच जाओ, यानी कि 2022 को निकाल दो पहले, अगर 2022 निकल जाता है तो 23 में तो फिर आपकी मैरिटल लाइफ जो है ना पुनः बिल्कुल व्यवस्थित रूप में आ जाती है। लेकिन 22 निकल के और 22 निकल जाए वो, और बिना ब्रेक के, वो थोड़ा सा चांस कम है।
लेकिन 22 निकलने के बाद 23 में अपने आप, चाहे ये लड़की हो या दूसरी लड़की हो। तो सर सूर्य के ऊपर भी अगर शनि निकलता है तो वो भी प्रॉब्लम देकर ही जाता है। वही तो सारी प्रॉब्लम। और चौथा घर है, सर पर शनि तो 2.5 साल रहेगा। शांति, घर की सुख शांति नहीं, 0 डिग्री पे है ना, तो पहले साल में निकल जाएगा ना। समझ नहीं आया सर। 0 डिग्री है ना सूर्य। हाँ जी, सूर्य की अच्छा सूर्य एंड शनि का। ओके हाँ, तो सूर्य 0 डिग्री पे कब निकलेगा? सबसे पहले ही निकल जाएगा ना। पहले निकल। उसके बाद तो फिर अपने घर में रहेगा, अपने घर में सुख मजे से रहेगा। जी। तो उसके बाद तो ये शांति है। फिर वो चौथे के फल नहीं देगा। चंद्रमा भी तो 8 डिग्री का है इसमें, फिर निकल के तो जाएगा 0 तो है। अगले खाने में सर फिर से ये गुरु की राशि में आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शनि फिर 2.5 साल बाद अगले खाने में आ जाएगा। एकदम नहीं, कुंभ में ही अच्छे फल देने लगेगा। और फिर वो 5वां घर होगा ना, कुंभ जो मीन है, जो मीन राशि है वो 5वें घर में है। 5वां घर जो है लगन से भी 5वां होगा, चंद्रमा से भी 5वां होगा। 5वां घर जो है वो शुभ है, वो नेगेटिव नहीं है। तो इसीलिए वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा 5वां घर। अच्छा, इसमें हम राशि नहीं देखेंगे। मतलब पहले तो घर इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद राशि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो पहला तो हाउस अगर पॉजिटिव है तो फिर राशि नेगेटिव होते भी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ओके। अगर घर नेगेटिव है तो राशि पॉजिटिव होगी तो भी नेगेटिव आएगा। जैसे ये यहाँ पर कुंभ है, राशि तो पॉजिटिव है ना, ये अभी मकर राशि है, वो अभी भी तो राशि पॉजिटिव है, लेकिन अभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे क्योंकि इसके ये दूसरे से अभी तीसरे घर में आया है। अभी ये तीसरे से चौथे में जाएगा तो फिर ये नेगेटिव देगा, और ज्यादा नेगेटिव देगा। अभी तो थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड है, अभी तो थोड़ी सी शांति बैठी है, थोड़ा सा स्टेबल होगा अभी। लेकिन अभी ये उथल पुथल दोबारा से एक बार होगी, और ये होगी माइनस में है ना, अभी तीसरे घर का रिजल्ट दे रहा है। सर आई हैव अ डाउट सर। पूरे माइनस है ना, तो तीसरे घर का रिजल्ट दे रहा है अभी। अच्छा सर मेरा इसमें अष्टक वर्ग का कोई रोल नहीं है। सर हाँ जी, ये पूछ रहे हैं अगर सैटर्न कुंडली में कंबस्ट होके बैठा है तो भी उसकी 7.5 बुरी जाएगी क्या सर? आई मीन और अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? मतलब नेटल शनि से, नेटल शनि अस्त है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। अभी जो शनि अस्त है तो बात अलग है। अच्छा, नहीं नेटल शनि ही अस्त है, उसी का पूछ रही थी। नेटल शनि अस्त हो या व्यस्त हो या कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके ठीक है सर। और अगर इसमें से पोजीशन देख रहे हैं सर, अगर शनि योग कारक शनि है सर, अगर जो योग कारक शनि है वो भी जब चंद्रमा के ऊपर से जाएगा तो क्या नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा? उससे भी योग कारक से भी फर्क नहीं पड़ता जी सर। योग कारक होने से भी फर्क नहीं पड़ता। वहां पे बैठा हो लगन में तो भी नहीं फर्क पड़ता, तब भी बुरा असर देगा चंद्रमा के ऊपर से। हाँ, वो वैसे ही रिजल्ट आएंगे, सेम ही रिजल्ट आएंगे सर। क्योंकि गोचर का आप देख रहे हैं सिर्फ 2 चीजें, गोचर का शनि और लगन का चंद्रमा। लगन के चंद्रमा से अभी गोचर के शनि का क्या प्रभाव है हम ये देख रहे हैं। तो इसीलिए गोचर लगन का चंद्रमा शनि कहीं पर भी बैठा हो, योग कारक हो, चाहे अपनी राशि में बैठा हो, चाहे अस्त बैठा हो, चाहे शत्रु में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसमें शनि के अष्टक वर्ग का कोई रोल नहीं है सर यहाँ पर? शनि के अष्टक वर्ग का गोचर देखने के लिए रूल लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है उसको। ओके यूज कर सकते हो नहीं, कई बार देखने में आप सेकंड स्टेज में उसे यूज कीजिएगा, पहली स्टेज में पहले समझ लीजिएगा। ओके जी। क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ बोलिए। मेरा ये प्रश्न है, हम गोचर जरूर देख रहे हैं, नीच का चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, वो भी लगन में। पहले सही सोचना, तो जातक सोच ले कि हमें सही सोचना है, सोचेंगे ही उल्टा तो क्या रिजल्ट देगी कुंडली? सर मुझे समझ ये नहीं आती है, मैं किसी की कुंडली में इंटरेस्ट रखता नहीं हूं, लेकिन मैं खाली ग्रहों ऐसा है। सुनिए, देखिए आप जो है ना डिस्कशन को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि आप कंसंट्रेट कीजिए गोचर पर, क्योंकि यहाँ पे आप इस शनि चंद्रमा को कर रहे हैं, देख रहे हैं, इससे आप बता रहे हैं कि वो उसकी नेचर क्या होगी। मैं कह रहा हूँ उस नेचर को तो हम बाद में देखेंगे ना, नेचर तो हमने देख ली, वो तो एनालिसिस हो गई एक बार। अब हम गोचर को देख रहे हैं कि इस समय कैसा चल रहा है, उसकी नेचर से क्या लेना देना।
आज की डेट में समय अच्छा हो या बुरा होगा, ये हमारी उस नेचर से फर्क नहीं पड़ता। अगर शनि हम यहाँ से यहाँ की बजाय यहाँ पर होता तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, या शनि कहीं अपने घर में बैठा होता या उच्च का बैठा होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपको उसको नेटल चंद्रमा, शनि और चंद्रमा को देख के हम सिर्फ पर्सनैलिटी का ही तो बता सकते हैं। उस समय बर्थ के समय में क्या पर्सनैलिटी हुई, क्या मिली, लेकिन उससे हम आज के समय को नहीं बता सकते। इसीलिए दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए हमें। ये कंफ्यूजन जो है, ये बार बार कंफ्यूजन आ जाता है। इस कंफ्यूजन को आप क्रिस्टल क्लियर कीजिए अपने में कि हमें गोचर जब देख रहे हैं तो गोचर देख रहे हैं सिर्फ, उस समय हम गोचर जरूर देख रहे हैं। गोचर सिर्फ इवेंट को प्रेडिक्ट करता है, होने वाला क्या है हमें तो कुंडली देखनी होगी ना। तो जब बच्चा पैदा हुआ उसके माता पिता आके पूछेंगे कि इतने साल बाद क्या होगा, पंडित जी बताओ, फिर तो हमें यही बताना पड़ेगा ना कि इसका इतने साल बाद यही होना है। तो ये होना है तो वो गोचर से देखेंगे ना, तो उसके इस नेटल गोचर तो सिर्फ टाइम को प्रेडिक्ट करेगा ना, लेकिन अगर कुंडली में वो योग बन के बैठ चुके हों तो उसको गोचर चेंज नहीं करता। वो तो ये 35 साल पे वो फिर सवाल क्या होगा उसका, सवाल 35 साल वाला नहीं हुआ ना। वो तो ये हो गया ना कि इसकी नेचर क्या होगी। एनीवे सर, ये बहुत डिफरेंट, हम भी शायद लगता है डिफरेंट डायमेंशन में जा रहे हैं, क्योंकि ना तो मेरी कुंडली है ना मेरा इंटरेस्ट है। मैं अर्थक्वेक में फिर चलिए ठीक है सर एक चीज पूछूं सर, ये सैटर्न का एस्पेक्ट भी इसमें देखेंगे जहाँ पे ये गोचर में जा रहा है। तो जैसे 7th पे एस्पेक्ट था जो मांगल्य स्थान होता है, तो इसीलिए इनकी शादी डिस्टर्ब हुई, मतलब उस एंगल से भी गोचर को ये तो इनकी नेटल हॉरोस्कोप में इंडिकेटेड है ही है कि इनकी शादी डिस्टर्ब होगी। सर कैसे देखिए, ये शनि जो है यहाँ पर जो बैठा हुआ है, ये 7वें घर को देख रहा है। इसीलिए जिसका भी लगन का शनि होता है, जिस भी पत्री में लगन में शनि होता है, उसकी शादी में डिस्टरबेंस होती है। अच्छा सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कि ये बेनिफिक है या मेलेफिक है? बेनिफिक है या मेलेफिक है। ओके, वो बेनिफिक होगा वहां पर, तो वो शादी कम इफेक्ट होगी। ओके, होगी फिर भी। और अगर मेलेफिक हो गया या कंप्लीटली मेलेफिक हो गया तो ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे नीच का शनि हो जाए तो फिर वो शादी ही नहीं होने देता। ओके, हाँ, और एक्सॉल्टेड शनि भी नहीं शादी होने देता। मतलब अगर इनकी वृश्चिक के शनि ने शादी तो होने दी लेकिन डिस्टर्ब कर दी। सर इस समय ही इनका इसलिए डिस्टर्ब हुई है क्योंकि चंद्रमा भी है यहाँ पर। चंद्रमा होने के कारण चंद्र कुंडली में भी 7वें घर को अफेक्ट कर रहा है और लगन कुंडली में भी 7वें घर को अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए इनके घर में पहली बात तो ये हो गया कि शनि ने ये बता दिया, इस नेटल शनि ने ये बता दिया कि इनकी शादी अच्छी नहीं चलेगी। और सर एक मतलब सेकंड अगर मैरिज होगी तो वो भी अच्छे चलने के चांसेस नहीं है। मैरिटल लाइफ इसमें थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, थोड़ी। अच्छा, हाँ। और सर ट्रांजिट में जब दूसरी बात ये है कि इस समय जो ज्यादा डिस्टरबेंस हो गई वो शनि के साथ में यहाँ पे क्रॉस करने की वजह से हो गई। अब एक बार शनि यहाँ से क्रॉस कर जाएगा तो फिर तो यहाँ पे आ गया ना। अब तो शनि अब यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाते जाते 15-20 साल निकलेंगे यहाँ तक। फिर दोबारा जब आएगा तो 20 साल बाद आएगा। तो जब डिस्टर्ब करेगा ना, अब बीच में तो नहीं करेगा ना डिस्टरबेंस। किसी की 7th हाउस में आ गया शनि तो घर में से भी जब जाएगा तब इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसिटिव पॉइंट नहीं है। जो प्लैनेट्स होते हैं दे बिकम द सेंसिटिव पॉइंट्स इन द हॉरोस्कोप। सर किसी की 7th हाउस में सैटर्न हो तो मतलब उसका मैरिटल हैप्पीनेस पे कैसा रहेगा? मैरिटल हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करता है, वहां पे झगड़े फसाद होते रहते हैं। लेकिन अपने राशि में है, मतलब 10th साइन में है तो थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, तो कम होगा, लेकिन तब भी मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है ना स्मूथ नहीं होती है। अच्छा, शनि जो है झगड़े तो देता ही देता है। सर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सेकंड हाउस जो है जुपिटर में शनि था तो इसने वहां पे डिस्टरबेंस स्टार्ट करी और 7वीं दृष्टि उसकी 8th हाउस पे थी जो मांगल्य स्थान होता है, तो इसलिए डिवोर्स का टाइम तब आया। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं?
डाइवोर्स का टाइम तो अभी नहीं आया ना, अभी तो नहीं हुआ ना डाइवोर्स इनका। मतलब कि सेपरेशन प्रोसेस स्टार्टेड, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई तो इनका यहीं से शुरू हो गया ना, यहीं से शुरू हो गया ना जब यहाँ पर आया अच्छा शनि। अच्छा, हाँ मतलब कि इस तरह से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जब वो शादी हुई यहाँ पे 12वें 7.5 जो है ना, मैरिज को डिनाई नहीं करती है, मैरिज कराती है। ये भी समझ लेना चाहिए। ये 7.5 को ये ना समझे कि 7.5 शादी नहीं होने देगी। खूब शादियां कराती है, सबसे ज्यादा शादियां कराती है 7.5, लेकिन उसके बाद जो है डिस्टरबेंस क्रिएट भी होती है। और अगर जाती हुई 7.5 हो तो फिर वो अच्छा समय आता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि शादी अगर जाती हुई 7.5 में शादी होती है तो हम क्या करते हैं कि शादी को कोशिश करते हैं कि चंद्रमा के ऊपर से डिग्री क्रॉस कर जाए एक बार शनि, उसके बाद शादी हो। उसके बाद शादी होगी तो उसके बाद जो है, क्योंकि समय अच्छा आएगा, आने वाला समय बेटर होगा, तो वो दैट विल बी ए बेटर लाइफ। तो 7.5 में भी वो समय अच्छा जाता है फिर। सर यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 7वें पे दृष्टि जुपिटर की भी है, और जुपिटर की दृष्टि 7वें पे काफी प्रॉब्लम लाइफ की ठीक कर देती है, मैरिड लाइफ की। और दूसरी आरूढ़ लग्न और उत्पत्त लग्न एक ही है, एक ही पॉइंट पे है। जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिखती है वो ये है कि इसमें वीनस काफी प्रॉब्लमेटिक है, उसका डिपोजिटर जुपिटर है वो भी नीच का है। तो ये डिवोर्स तो नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता है इसमें? डाइवोर्स होने के चांसेस काफी हैं इसमें, काफी ज्यादा है। जब सूर्य के ऊपर से क्रॉस करेगा शनि, वो डाइवोर्स होने के चांसेस उस समय बहुत, 2022 में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन अगर वो 22 निकल जाता है किसी भी तरह से, देखिए किसी भी चीज को गारंटी से कहना, एक बहुत खराब होने में और ना होने में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। प्लैनेटरी पोजीशन तो सेम होती है। तो मतलब कि ब्रेक हो जाए या बहुत ब्रेक जैसी सिचुएशन हो जाए, दोनों के लिए ग्रह स्थिति सेम होगी। तो ये सूर्य के ऊपर जब शनि जाएगा तो दैट इज ए पॉइंट ऑफ ब्रेक। अब वो ब्रेक नहीं होता है बाय द वे, तो फिर उसके बाद तो फिर आगे कोई है ही नहीं, ब्रेक का पॉइंट ही नहीं है, आगे कोई ब्रेक का पॉइंट ही नहीं है। बस उसके बाद खत्म बात। यहाँ से शनि क्रॉस किया एक बार तो फिर इसके बाद तो चौथे से 5वें से शुक्र के ऊपर से अच्छा ही है। मंगल से थोड़ा सा डिस्टर्ब हल्का फुल्का रहता है, कोई खास नहीं, क्योंकि इसकी यहाँ दृष्टि नहीं डायरेक्टली, शनि की दृष्टि होगी उस पर, लेकिन ये उसका मित्र घर है। फिर यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो भी मित्र घर है वो, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो यहाँ तक आने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं। फिर शनि के ऊपर आएगा जबकि जब देखी जाएगी 25 साल बाद। और मेजर से मेजर एक्सीडेंट जो होता है, मतलब जिसमें है कि जान जाने के भी चांसेस होते हैं, वो फिर वो भी शनि के ट्रांजिट से देखते हैं या बिल्कुल शनि के ट्रांजिट से। बिल्कुल शनि, मान लो चंद्रमा पंचम में बैठा हो और 12वें घर से शनि जा रहा हो, एकदम ब्रेक एक्सीडेंट ऐसा देता है कि जान जाने वाला। सर एक्सीडेंट 8th हाउस का, सर 8th हाउस के ऊपर से जब ट्रांजिट हो रहा तो हाँ वो भी ऐसे ही देता है, वो भी ऐसा देता है। तो 8th और 12 ज्यादा मेजर मतलब खराब करते हैं। हाँ मान लो शनि चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हो तो 8th हाउस से शनि क्रॉस कर रहा हो तो वो भी इस तरह की प्रॉब्लम देता है। सर शनि के ऊपर शनि कैसा देता है? शनि के ऊपर शनि हो तो कैसा रिजल्ट देता है? शनि के ऊपर शनि डिपेंड करता है कौन से घर से, कौन सी पोजीशन है उसकी। अगर लगन में है तो, अगर लगन में है तो शनि के ऊपर शनि तो देखिए पावर और वो तो सब बढ़ा देता है, प्रोफेशनली तो अच्छा कर देता है, प्रोफेशनली तो अच्छा कर देता है शनि के ऊपर से शनि जब जाता है ना नॉर्मली। लेकिन अब जैसे इस पत्री में शनि के ऊपर शनि गया, लेकिन चंद्रमा से 7.5 भी थी। अगर चंद्रमा कहीं और होता, ये चंद्रमा यहाँ पर यहाँ कहीं होता, कहीं और होता, तो फिर ये शनि पे शनि बहुत अच्छा हो जाता। मतलब किसी भी हाउस में शनि के ऊपर शनि होगा तो उस हाउस की वो पावर बढ़ा देगा, नॉर्मली अच्छा करता है, अनलेस की वो नेगेटिविटी उसकी चंद्रमा की वजह से ना आ रही हो जी। हाँ, शनि के ऊपर शनि कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। शनि के ऊपर शनि तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव करेगा, ये है, यूं समझ लीजिए। क्योंकि वो उस चीज को, वो एक सेंसिटिव पॉइंट बन गया और वो बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। शनि, कोई भी ग्रह अपने ऊपर से जाता है तो कुछ ना कुछ कर जाता है। तो शनि के ऊपर शनि जाता है खास तौर से तो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। और नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है, लगन की पोजीशन क्या है। तो कुल मिला के अभी हम इसको फॉर्मूले को तो मेरे ख्याल से अभी आज तो हम अब क्या कर पाएंगे, अब तो खत्म ही हो गया टाइम। अब इसको मैं अब
नेक्स्ट टाइम में ना आपको सीधे सीधे फॉर्मूले पे करेंगे काम कि हाँ जी ये शनि का हमें गोचर या 7.5 या ये 7 में गुरु का गोचर कैसे देखना चाहिए, उसको देखेंगे। एक्सीडेंट तो बताइएगा क्योंकि 1-2 मतलब केसेस ऐसे हुए हैं मेरी फैमिली में जो बहुत ही आप पत्री बता दो, उसको देख लेते हैं, अभी दिखा देते हैं ना कारण क्या हुआ होगा, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। नहीं सर, उनका कुछ डिटेल है नहीं मेरे पास ना। एक है जिनको बोला है किसी ने कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बाद में, वो बता देंगे। तो वो तो एक्सीडेंट तो डायरेक्टली मैंने जैसे बताया ना कि नॉर्मली 8वें 12वें घर से शनि जब क्रॉस करता है तो ये है, इनको किसी ने बोला था कि बहुत मेजर एक्सीडेंट है ये 23 अप्रैल 2000 है सर। नहीं है कि हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो गया नहीं, इन्होंने बोला है अभी तो बोले को छोड़ो, बोले को तो वैसे बेकार वाली बात। सर 8वें 12वें घर में एक्सीडेंट था जब वहाँ पे ऑलरेडी प्लैनेटरी पोजीशन इज नॉट फेवरेबल। हाँ इज इट? चौथी अष्टम ढैया चल रही हो तो या 7.5 चल रही हो। अच्छा 7.5 में या अष्टम में? हाँ बोलिए, अष्टम ढैया। टाइम बोलिए। 9:37 AM। क्योंकि इसमें तो अब किसी ने बोला ही तो है ना, बोलने का तो बात अलग हुई। हाँ तो वो उसके पेरेंट्स बहुत डरे हुए सर। प्लेस ऑफ बर्थ कॉन्टाई सर, CONTAI। कौन सी कंट्री में है? ये वेस्ट बंगाल में है सर, कॉन्टाई CONTAI। TAI हाँ जी। इनको किसी ने बोला है तो वो पेरेंट्स बहुत डरे। केतु अभी जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है 2020 में, केतु के ऊपर शनि जा रहा है। चंद्रमा से तो तीसरे है ना, नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ये बल्कि जब भी छठे घर में शनि आ जाए ना, चंद्रमा आ जाए, छठे में 7वें में 8वें में भी चंद्रमा आ जाए, 8वें में तो खैर प्रॉब्लम कर सकता है, छठे 7वें में आ जाए प्रॉब्लम, तो फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होता। नॉर्मली मेजर एक्सीडेंट ना होते हैं जबकि अगर 5वें में चंद्रमा हो और 9वें में चंद्रमा हो और लगन में चंद्रमा हो, द्वादश में चंद्रमा हो, अष्टम में चंद्रमा हो, तब होते हैं मेजर एक्सीडेंट। सर 5वें 9वें और 5वें 8वें 9वें 12वें पहले। और सर ये शनि के ऊपर से शनि जाएगा तो फिर बुरा करेगा नहीं शायद इतना, क्योंकि मतलब खुद की राशि है, खुद की राशि के ऊपर से जाएगा शनि अष्टम भाव में, तो इतना बुरा नहीं करेगा। केतु के ऊपर से तो निकल चुका, ऑलरेडी हो चुका होना चाहिए था अगर होता तो। अभी नहीं करेगा। ये 10 इयर्स के बाद बोला, मतलब करीब 30 इयर्स के आसपास बोला है। पे जो है ना 30 इयर्स पे वो वहां पर आ जाएगा, द्वादश में आ जाएगा। द्वादश में जब आएगा या शनि मंगल के ऊपर से क्रॉस करेगा तो उस टाइम के ऊपर से क्रॉस करेगा, वहां से चंद्रमा से छठे घर में होगा, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं बनाता। 11वां भाव का योग एक्सीडेंट का थोड़ी है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। 12वां भाव जब होगा तो चंद्रमा से सप्तम होगा, फिर वहां पे कोई सेंसिटिव पॉइंट नहीं है वहां पर, तो कुछ है नहीं है ऐसा, इसलिए कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ओहो वही सब मुझे भी नहीं कुछ दिक्कत है। कोई नहीं है एक्सीडेंट वाली हॉरोस्कोप ही नहीं है ये। इसमें तो अभी तक कौन सा एक्सीडेंट हो लिया? कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ अभी तक। सर इसमें एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लेकिन इसका मंगल जितना बली है, इस बच्चे को चोट चपेट लगती होगी, जिसकी वजह से इसके माता पिता घबरा गए। ऐसा नहीं है, कोई चोट चपेट नहीं है, कोई मेजर कोई चोट नहीं आई मेजर। सर आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। बताएं। नहीं ऐसा कुछ है नहीं सर, इतना कुछ लगा नहीं, मतलब हेल्थ वाइज भी अच्छी एफर्ट है, मतलब बिल्कुल। छोटी मोटी चोटें इसको लगती रही होंगी, इसके अलावा इसका कुछ तो वो कौन देखता है। ऐसा कुछ नहीं लगी है, कोई छोटी मोटी से क्या मतलब, अब ये खरोंच लग गई तो उसे क्या करें? अब उसको मत कहिए ना, उसे तो नहीं, वो तो काफी फिट है और कुछ इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है और इंटेलिजेंट भी है, अच्छा है सब कुछ। ये एक्सीडेंट प्रोन पत्री ही नहीं है, इसमें कोई मेजर एक्सीडेंट लाइफ लॉन्ग नहीं होने वाला है। ओके एक्सक्यूज मी सर, इसको समझिए, इस बात मैं जो बोल रहा हूँ ना आप इसको समझिए, आप इसको ना ट्रूली समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ आपको काफी इसमें मेरा जो बोल रहा हूँ काफी मेरा काम किया हुआ है इसमें। देखिए मैं आपकी बात समझ भी रहा हूँ, पूरी तरह सहमत भी हूँ। हाँ तो बताइए ना, फिर बताइए ना जरा लोगों को क्यों मैंने क्या बोला अभी, क्यों कारण मैंने इसका कारण सर लग्नेश दशम में इसलिए सर नहीं, अरे लग्नेश तो डेबिलिटेटेड है। हाँ
वो तो वो तो अलग बात हो गई ना, डेबिलिटेटेड तो साथ में उच्च का शुक्र भी है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। वो देखिए इसमें मैं, आप समझिए इसको, क्यों एक्सीडेंट प्रोन नहीं है ये, क्यों एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। देखिए एक्सीडेंट जो है ना नॉर्मली एक्सीडेंट के लिए मेन प्लेनेट जो मेन ग्रह जो है, भाव जो है वो 8वां और 12वां होता है। हाँ, ये तो मानेंगे ना इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब शनि क्रॉस करेगा यहाँ पर, तो शनि जब क्रॉस करेगा तो ये उसका अपना घर होगा और चंद्रमा से तीसरा होगा, तो कोई प्रॉब्लम, तो चंद्रमा से तीसरा होने में वो कोई नुकसान नहीं करेगा, है ना, वो पॉजिटिव हाउस हो गया इसलिए। और दूसरी बात ये अपना अपनी राशि में जा रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। जब 12वें में जाएगा तो वहां पे वो भी मित्र राशि है उसकी, और चंद्रमा से 7वें वो पॉजिटिव हाउस है, इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं हुआ। चंद्रमा से 8वें जब जाएगा तो भी वो यहाँ पे अपनी मित्र राशि में, तो भी नेगेटिव नहीं हुआ। चंद्रमा से 12वें जाएगा तब भी वो नेगेटिव नहीं है, तब भी वो पॉजिटिव राशि में और लगन से पॉजिटिव हाउस में। तो ये किसी भी तरह से कहीं पे डबल नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा। डबल नेगेटिव जब तक नहीं आएगा, जब तक ये बड़ा एक्सीडेंट नहीं देगा। बड़े एक्सीडेंट के लिए और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे केतु बैठा है यहाँ पे, ये एक्सीडेंट प्रोन बना सकता था अगर ये यहाँ पर ये चंद्रमा यहाँ पर होता, मान लो 7वें घर में होता, 7वें घर में होता तो 8वें घर का जो केतु है वो नेगेटिव ये ढैया हो जाती, या 9वें में होता है यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे 9वें में होता तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है ये। अगर फर्स्ट में होता तो सब भी होता, मतलब लग्नेश फर्स्ट में होता चंद्रमा तब ये नेगेटिव हो जाता, तब ये एक्सीडेंट प्रोन हो जाता, तब वो 8 दोनों साइड से चंद्रमा ये यहाँ पर हो जाता तो फिर ये एक्सीडेंट प्रोन हो जाती। मतलब लग्न में पंचम में और नवम में ज्यादा खराब है। हाँ, मतलब आप इसको समझिए कि दोनों तरफ से नेगेटिव होना चाहिए था, अष्टम या द्वादश में। जब मून से और लग्न से दोनों से नेगेटिव हो जाएगा तब वो एक्सीडेंट कराएगा। तो नेगेटिव लगन एक्सीडेंट जो देखेंगे ना, चंद्रमा से 8वें घर में नहीं देखेंगे हम, लगन से 8वें घर में देखेंगे, लगन से 12वें घर में देखेंगे। एक्सीडेंट जो देखा जाएगा चंद्रमा से 8वें 12वें में नहीं देखा जाएगा, लगन से 8वें 12वें में देखा जाएगा। नहीं, बट वो नेगेटिव तो हो गया ना सर, जो है वो नेगेटिव पॉइंट बनाता है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट बन गया और हाउस भी वही वाला हो गया, तो हाँ तब हो जाता। तो हाउस तो यही होना चाहिए, ये हाउस और ये हाउस। यहाँ पर अगर मान लो मंगल बैठे, मंगल यहाँ की बजाय यहाँ बैठा होता 12वें घर में, 12वें घर में बैठा होता, वैसे तो कहने को 12वें घर में है, ये स्थित है चलित में 12वें घर में ही है ये मंगल, लेकिन ये यहाँ पर तो पोजीशन तो चंद्रमा से 7वीं घर आ रही है। सर मेरे पास एक कुंडली है एक्सीडेंट वाली, उनका हुआ था 2016 में और उनका 12th हाउस में है मून। हाँ, सर बताऊं डिटेल? हाउस में मून होगा तो हो सकता है एक्सीडेंट, वो तो होगा ही, हो तो फिर हाँ मतलब वो हाँ कब बोलिए, देख लेते हैं उसे भी। सर 9 अप्रैल 1981, 9 अप्रैल 81 1981 10:45 सुबह के, नई दिल्ली। ये है। हाँ सर 2016 5 दिसंबर को हुआ था। 16 बहुत बुरा। जब ये यहाँ पे था शनि, यहाँ पे था ना शनि 16 में जी, 16 में तो आई थिंक 8 हाँ स्कॉर्पियो में था, स्कॉर्पियो में था। हाँ चंद्रमा से 7 हाउस हो गया, मतलब छठा घर भी तो नेगेटिव हाउस तो खैर है ही है, एकदम पॉजिटिव हाउस तो नहीं है, पर चंद्रमा से 7 हो गया सर। इसकी दृष्टि जो है ना चंद्रमा से 7th हो गया, लेकिन इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है केतु के ऊपर। ओ, तो आस्पेक्ट भी देखेंगे सर? हाँ आस्पेक्ट भी देखा जाता है, ओके। हाँ, और उस वक्त सर मार्स यहाँ से दृष्टि 12वें पे भी पड़ रही है, क्योंकि जब ये शनि यहाँ छठे घर में होता है ना, ये सारे चारों नेगेटिव हाउसेस को कर लेता है। हमारा हेल्थ के लिए ना 4 नेगेटिव हाउसेस है, 3, 6, 8, 12। ओके। और जब यहाँ पे शनि होता है ना छठे घर में, तो 8वें को भी देखता है, 12वें को भी देखता है और तीसरे को भी देखता है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव ग्रह होंगे तो वो और कॉम्बिनेशन बना देंगे, और कॉम्बिनेशन बना के वो नेगेटिव। नहीं, जनरली सर वो 6 हाउस के ऊपर मैं तो ये सोच रही थी कि 6 हाउस के ऊपर वो गुड रिजल्ट देता है, बट ये एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखे तो खराब हो गया। हेल्थ के लिए खराब होता है, हेल्थ के लिए खराब होता है सिर्फ, और चीजों हाँ, अभी किसी का हो भी रहा है सर, वो ढैया चल रही है तो एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत मेजर तो नहीं है बट हुआ है।
सर इसका मतलब कि अगर 2 नेगेटिव होंगे तो वो इफेक्ट दिखाई देगा, अगर 2 नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं तो। बट सर मैम इनका जो एक्सीडेंट हुआ वो इतना मेजर तो नहीं हुआ या बहुत मेजर नहीं, मतलब कि गिर गए थे और सर्जरी वगैरह। बहुत मेजर नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेजर नहीं हुआ क्योंकि चंद्रमा से ये 7वां है। चंद्रमा से 7वां है ना, तो इसलिए मेजर हाँ ये समझ आ गई मुझे, बहुत क्लियर हो गया। और लगन से छठा है ये, इसलिए भी मेजर नहीं है ये। ओके, मतलब बाल बच गए बोल। तो ये इतना मेजर है, बट 8 12 होगा। अब ये चंद्रमा के ऊपर जब आता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये भी पॉइंट डिस्टर्बिंग है। ये तो काफी सालों बाद, अच्छा नहीं, हाँ 5-6 साल बाद। फिर भी ये क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं होगा। उच्च का मून है, उच्च का मून नहीं, वृष राशि उसकी मित्र राशि है। ओके ओके, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं होगा। सर इसका मतलब जब ये 6th हाउस में आएगा तब तक दिक्कत करेगा, बहुत ज्यादा नहीं करेगा आगे, बहुत ज्यादा नहीं करेगा। ओके, जितना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का ही है ये भी। ओके ओके सर, थैंक्स।